तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यही कहता है कि क्या हमें जो कैपिटल गेन है उसे रिवेन्यू इनकम में नहीं ऐड करना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि जो कैपिटल गेन है जो हम एसेट सेल करते हैं उससे मिलता है, ठीक है। और कोई भी बिजनेस में एसेट सेल करने के लिए नहीं होता। तो जब एसेट सेल करने के लिए नहीं होता और उसे हम सेल कर रहे हैं तो उसको हम प्रॉफिट या फिर जो जो भी हमारा इनकम हो रहा है रेगुलर कोर्स से उसमें हम क्यों ऐड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिखा रहा है कि आपका जो कैपिटल गेन हुआ है उसको आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है इनकम में, तो बिल्कुल वो सही कह रहा है, हम उसे नहीं दिखाते हैं। देखिए सेकंड क्या कहता है। सेकंड था कि सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर शुड बी क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। देखिए ऑफिस फर्नीचर को सेल कर रहे हैं और उसको P&L में हमें क्रेडिट करना है, क्या ये सही है? देखिए पहले हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। क्या होता है जर्नल एंट्री? जब आप किसी फर्नीचर को सेल करते हैं तो क्या होता है जर्नल एंट्री? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, और ऊपर लिखा हुआ है कि आप P&L को जो है वो क्रेडिट करेंगे। क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। तो आंसर क्या होगा कि ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? सिंस इट इज़ ए कैपिटल गेन एंड फर्नीचर अकाउंट इज क्रेडिटेड हेयर। ठीक है, आगे बात करते हैं। थर्ड पॉइंट था द एडिशनल कमीशन टू द कंसाइनी हु एग्रीज टू बियर द लॉस ऑफ बैड डेट्स इज कॉल्ड ओवर राइडिंग कमीशन। बिल्कुल नहीं। जो हम एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं किसको? कंसाइनी को। वो हम देते हैं किसके लिए? वो हम देते हैं जैसे कि अब बैड डेट्स के लिए अगर हम दे रहे हैं कि बैड डेट्स हमें बंद करना है, उसके लिए हम एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं कि हाँ बैड डेट्स जो है वो कंसाइनी ही बियर करेगा, तो उससे कहते हैं डेल क्रेडर कमीशन। और जो हम ओवर राइडिंग कमीशन की ये बात कर रहा है तो ओवर राइडिंग कमीशन उसे कहते हैं जो हम एक्स्ट्रा सेल या एक्स्ट्रा मार्केटिंग जो कंसाइनी हमारे बिहाफ पे करता है उसके लिए देते हैं, तो उससे कहते हैं हम ओवर राइडिंग। लेकिन डेल क्रेडर कहते हैं किसे? जिससे बैड डेट्स किया जाता है, यानी कि ये रॉन्ग है। जो ओवर राइडिंग है उसे डेल क्रेडर मानना चाहिए था। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ कि सिंस द एडिशनल कमीशन इज गिवन टू कंसाइनी फॉर हिज एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए दिया जाता है। ठीक है, और सेल ऑफ मोर देन इनवॉइस प्राइस, अगर इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा में वो बेच रहा है तो इसके लिए उसे दिया जाता है, न कि उसको प्रॉफिट लॉस ये सब बियर करने के लिए। प्रॉफिट और लॉस बियर करने के लिए उसको डेल क्रेडर कमीशन दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि पार्टनरशिप फर्म कैन एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स इन द नेम ऑफ फर्म। देखिए पहले तो कि पार्टनरशिप में कोई भी फर्म नहीं होता। ये फर्म जो ऊपर लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप कैन एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स अपने नाम पे ले सकता है, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप या फिर फर्म दोनों जो है वो एक ही चीज़ है। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म जो है ना उसके पार्टनर्स या फिर फर्म सब एक चीज़ है म्यूचुअल एजेंसी के कारण। तो पार्टनरशिप में या फिर फर्म ये जो है वो दोनों इक्वल हो गए। तो दोनों इक्वल हो गए तो क्या जो फर्म है वो अपने नाम पर ले सकता है फिक्स्ड एसेट्स? बिल्कुल भी नहीं ले सकता, ये गलत है। क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी है यहाँ पे, इसलिए सभी इक्वल माने जाते हैं। सिंस इन पार्टनरशिप ऑल आर ट्रीटेड एज वन, सभी को एक माना जाता है चाहे वो पार्टनर्स हो या फिर फर्म हो। सो फर्म कैन नॉट एक्वायर एसेट्स ऑन इट्स ऑन नेम एज द कंपनी डज। जैसे कि कंपनी ले सकता है, उसमें म्यूचुअल एजेंसी जो है वो नहीं होता। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी होता है, सभी इक्वल ट्रीट किए जाते हैं। कंपनी जो फर्म है उसे भी पार्टनर को वो भी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पार्टनर है वो भी फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये फॉल्स बात हो गई कि वो अपने नाम पे जो है फर्म कोई भी एसेट्स नहीं एक्वायर कर सकता। देखिए फिफ्थ था कि डिवेंचर होल्डर इंजॉय द वोटिंग राइट्स इन द कंपनी। देखिए भाई डिवेंचर होल्डर्स क्या होते हैं? वो क्रेडिटर्स होते हैं। तो क्या उन्हें वोटिंग राइट मिलेगा? नहीं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको हमें पैसा देना है, उनको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये फॉल्स है। ठीक है, ये जो भी राइट्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। अब देखिए दूसरा है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 2 का 1 कि डिस्टिंग्विश बिटवीन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज। देखिए अकाउंटिंग एजम्पशन क्या है? ये जो है ना वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या फिर स्टेटमेंट से रिलेटेड है, और ये क्या है? सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। ठीक, अकाउंटिंग एजम्पशंस जो है ये एक कॉन्सेप्ट है। जैसे हो गया आपका कि गोइंग कंसर्न, ये सब जो है। तो एजम्पशन क्या है? ये एक कंसेप्ट है। लेकिन पॉलिसी क्या है? पॉलिसी सोचिए वो रूल्स रेगुलेशन को कंटेन करता है। ठीक है, तो जब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंटेन करता है तो स्ट्रिक्टली फॉलो होता होगा वो। लेकिन अकाउंटिंग एजम्पशन स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता। तो ये वही बात लिखा गया है कि अकाउंटिंग एजम्पशंस आर जस्ट कॉन्सेप्ट्स एंड ओनली एजम्पशंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट। कर कि ये एजम्पशंस किससे रिलेटेड होते हैं? वो रिलेटेड होते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट से और स्टेटमेंट से। वही बात कर रहा है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या है? तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें एकदम हार्डली फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, स्ट्रिक्टली टू बी फॉलोड। और
एजम्पशंस आर फ्लेक्सिबल, हाँ एजम्पशन छोटे टर्म के लिए यूज होता है तो वो फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन पॉलिसीज रिजिड होते हैं, उनको फॉलो करना ही है। अब देखिए ये तो था अकाउंटिंग एजम्पशन और अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का डिफरेंस। अब देखते हैं कि सेकेंड जो क्वेश्चन था, सेकेंड का बी, वो लिखा था कि चेंजेज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़, अकाउंटिंग पॉलिसी में जो भी चेंज होता है मे हैव मटेरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अकाउंटिंग पॉलिसी को आप बार बार चेंज कर रहे हैं तो उसका जो आप फाइनल अकाउंट बनाएंगे उस पर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या पड़ेगा, देखिए अब पहले मान लीजिए कि आप इन्वेंट्री कैलकुलेट कर रहे थे, किस मेथड से? आप फीफो मेथड से, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले स्टॉक ला रहे थे आप पहले बेच दे रहे थे, लेकिन वहीं आप लीफो अब अपना लिए हैं। तो इसमें तो लास्ट जो बार आप जो परचेज किए होंगे उसे आप सेल करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो फॉल्स है, और इसका ये जो है मतलब कि चेंजेज इन पॉलिसी अफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बिल्कुल ये फॉल्स प्रूफ कर रहा है। और ये इससे अलग, इससे अलग, तो जो हमारा रीजन है कि पॉलिसी क्या अफेक्ट करता है, तो बिल्कुल अफेक्ट करता है। हमने एग्जांपल दे दिया कि फीफो से अगर हम लीफो अब बना रहे हैं तो दोनों का जो आंसर होगा इन्वेंट्रीज का, या फिर हो सकता है वो चेंजेज आए, या फिर कुछ ऐसी चेंजेज जो कि हाइड हो जाए। तो ये जो था कि अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस के कारण मटेरियल इफेक्ट पड़ता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 का ए में, जो कि है जर्नल एंट्रीज का, कि चेक अमाउंटिंग टू 9,000 फ्रॉम हरि किशन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 10,000। कह रहा है कि जो चेक अमाउंट 9,000 था वो हमें रिसीव हुआ है, जो कि 10,000 का था। किससे हमें रिसीव हुआ है? हरि से। वो फुल सेटलमेंट में 9,000 ही लिए, यानी कि हम 1,000 का डिस्काउंट दिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट जो मिला, डिस्काउंट जो हम उसको दिए, किसको? हरि को। ठीक है। दूसरा है कि विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज्ड, सेलिंग प्राइस इतना, हम कॉस्ट को कंसिडर करते हैं 6,000 एंड कैश 1,000, यानी कि हम जो 6,000 का था गुड्स विड्रॉ किया गया है, और क्या किया गया है? 1,000 कैश विड्रॉ किया गया है। तो देखिए ड्राइंग तो होता है, दोनों ही केसेस में ड्राइंग हुआ है, ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन क्रेडिट क्या क्या करेंगे, तो देखिए क्रेडिट क्या क्या करेंगे। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, गुड्स हमारा कम हुआ है तो 2 परचेज, और कैश भी हमारा कम हुआ है बिजनेस से तो 2 कैश। ठीक है, ये कॉस्ट पे होता है, और ये कैश, ये हो गया दूसरा। तीसरा जर्नल एंट्री है कि गुड्स कॉस्टिंग 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, 3,000 उसका कॉस्ट था और उसे फ्री सैंपल में हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो देखिए एक्चुअल कॉस्ट तो उसका 3,000 ही है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट किए, तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट 2 परचेज, स्टॉक कम हुआ। ठीक है, जनरली स्टॉक ही इसमें ऐसे केसेस में इंक्लूडेड रहता है, तो परचेज से हम उसे कम परचेज को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो तीसरा हो गया। चौथा देखिए रिसीव्ड कमीशन 10,000, हाफ ऑफ विच डज नॉट रिलेट ऑफ करेंट ईयर एंड इज रिसीव्ड इन एडवांस। कह रहे कि 10,000 तो रिसीव किए हैं, 5,000 तो अभी का है, और 5,000 जो हमारा एडवांस है। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते थे हम कि ये देखिए पहले तो ये नॉर्मल था कि कैश अकाउंट डेबिट 2 कमीशन, हमें 5,000 कमीशन से रिसीव हुआ, 2 एडवांस कमीशन 5,000। लेकिन यहाँ पे आपको क्या था कि कमीशन को भी डेबिट कर सकते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको कमीशन रिसीव हुआ था, तो कमीशन जो यहाँ पे डेबिट कर देते, ठीक है, फिर नीचे क्रेडिट कर देते इसको, 2 कमीशन और कमीशन एडवांस। ठीक है, ये तो था कि कैश हमें रिसीव हुआ 10,000, जिसमें 5,000 जो कमीशन का अभी का, और जो 5,000 है वो है बाद का। ठीक है, एडवांस था जो हम अभी ही ले लिए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, परचेज्ड सेकेंड हैंड मशीनरी फ्रॉम जवाहर फॉर 30,000 अगेंस्ट अ चेक, गुड्स ऑफ 12,000 कॉस्टिंग 9,000 यूज्ड इन द रिपेयर्स ऑफ मशीनरी विच इज नेसेसरी टू मेक इट रेडी वर्किंग। कह रहा है कि हम मशीनरी परचेज किए थे 30,000 का। ठीक है, पहले उसकी एंट्री करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 कैश। अब एक्चुअल एंट्री इसकी क्या होनी चाहिए थी, देखिए क्या है कि गुड्स कॉस्टिंग 12,000, यानी कि गुड्स जो था वो कॉस्टिंग 9,000 है, सॉरी, गुड्स ऑफ 9,000 कॉस्टिंग 9,000, जो कॉस्ट है वो 9,000 दिया हुआ है, यूज्ड इन रिपेयर्स ऑफ मशीनरी, तो यानी कि मशीनरी पे लग गया, तो वो जो भी खर्चा है वो तो मशीनरी का ही होगा। ठीक है, तो जब वो खर्चा मशीनरी पे किया है 9,000 का, पहले 30,000 का वो परचेज किया मशीनरी, तो मशीनरी 2 का, फिर उसमें 9,000 का एक्सपेंस किया था, मशीनरी 2 परचेज, उसमें स्टॉक लगा दिया है 9,000 का, तो मशीनरी 2 स्टॉक। तो यही 5 जर्नल एंट्री थी। अब देखते हैं 3 का बी, जो कि है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ, एन एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक इन द फैक्ट्री एरिया, ये कौन सा एक्सपेंस है? देखिए रेलवे ट्रैक जब बनता है तो क्या वो एक टाइम के लिए बनता है, वन टाइम के बेनिफिट्स होती है? नहीं, बहुत लॉन्ग टर्म की बेनिफिट होती है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, सिंस इट इज ए वन टाइम एक्सपेंस एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल। बिल्कुल। सेकंड देखिए क्या है,
कह रहा है कि अमाउंट स्पेंट ऑन पेंटिंग द फैक्ट्री, फैक्ट्री को हम बार बार पेंट करते हैं, हाँ हर साल पेंट करते हैं, तो ये रिवेन्यू इन नेचर है, बार बार होता है, ठीक है। तीसरा देखिए, पेमेंट ऑफ वेजेज फॉर बिल्डिंग अ न्यू ऑफिस एक्सटेंशन, अगर कोई हम नया बिल्डिंग बना रहे हैं उसके लिए वेजेस देना है, तो क्या हमको बार बार देना होगा उसको बनाने के लिए? नहीं, एक ही बार बिल्डिंग बनता है, ठीक है। तो एक ही बार जब ऑफिस बनेगा तो इसका बेनिफिट बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जब लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा तो कौन सा एक्सपेंस है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। चौथा देखिए, अमाउंट पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू ए न्यू साइट, स्टॉक को हमें नई जगह पे ले जाना है, तो ये काम हमारा एक बार होगा? नहीं, बार बार होगा, स्टॉक है हमें बार बार सेल करना रहता है, तो ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू इन नेचर है, बार बार हमें करना पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए, पाँचवा था रिंग्स एंड पिस्टन्स ऑफ एन इंजन वेयर चेंज टू गेट फुल एफिशिएंसी। देखिए, रिंग्स एंड पिस्टन्स जो भी होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं इंजन के, जो आउटर, तो उनको रिमूव कर दिया गया। क्यों? टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी के लिए अगर उन्हें किया गया है, कैपेसिटी तो इन्हेंस नहीं हुआ होगा। अगर मान लीजिए कि जो हमारा इंजन है उस पर कुछ ऐसा काम किया जाता जिससे इंजन ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगता, तो ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगता तो इस केस में वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता। क्यों? क्योंकि उसका कैपिटलाइज्ड कर देता। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि उसको उसकी एफिशिएंसी को पाने में मदद किया है सिर्फ, ठीक है। तो इसका कोई रिलेशन नहीं है प्रोडक्शन से और हैवी प्रोडक्शन से, तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि उसको हटा दें या फिर उस जो चेंज भी कर दें अगर रिंग्स को, तो भी वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं दे पाएगा। जितना का उसका लाइफ है उतना ही लाइफ का वो यूज होगा, जो भी इंजन है उससे ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए इसे रिवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं, एक ही बार का जो बार बार का एक्सपेंसेस है। अब आगे देखिए, कैश बुक। देखिए, जनरली कैश बुक का क्या है कि ऊपर बैलेंस दिया हुआ रहता है। कैश बुक का मतलब क्या है कि आप पहले पैसा आप ले लीजिए, पीटी कैश बुक जो का मतलब यही है, ठीक है। यहाँ पे कैश बुक लिखा हुआ है, यहाँ पे पीटी लगाना चाहिए था। पीटी कैश बुक का सिंपल सा मतलब है कि मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूँ, ठीक है, जितने महीने का हो, 1 महीने या 2 महीने का, और जितना एक्सपेंसेज आप करते हैं उन सबको जोड़ लीजिए, ठीक है। जितना मैं पैसा दिया हूँ उससे घटा लीजिए, और कुछ जो बचता है, बचे या फिर ज़्यादा लग जाए तो फिर आप हमसे ले लीजिए। तो वैसे ही जो हम ऊपर अमाउंट पहले लिखा हुआ था कि रिसीव्ड अमाउंट, तो टू बैलेंस बीडी कर दिए रिसिप्ट साइड, ठीक है, अमाउंट में। वैसे ही जब क्रेडिट साइड जो पेमेंट साइड है वो देखिए बहुत सारा है, कार्टेज, कोरियर जो भी इसमें दिया हुआ है, फेयर, स्टेशनरी, सन्ड्री, तो ये जो पेमेंट का है टोटल, ठीक है, इधर पेमेंट का, और सारा ये सब जो पेमेंट का आया टोटल वो आपका आया था 34,400। तो बताइए 34,400 दिया कितना था शुरू में? 40,000। तो अभी और कितना उसको चाहिए? 5600। क्यों 5600 और चाहिए? क्योंकि अगला बार जो एक्सपेंसेस जो भी हो वो बियर कर सके, छोटे मोटे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो बियर करने के लिए 5600 और चाहिए, जिससे कि ये 4000 बन जाए। इतना तो एक्सपेंस हो चुका है ऑलरेडी। और स्टार्टिंग में कितना बैलेंस था हमारा? स्टार्टिंग में बैलेंस था हमारा 40,000। तो 40,000 में से ये टोटल एक्सपेंसेस जो आ गए वो 34,400, तो घटा दिए तो कितना आया? 5600, यानी कि 5600 कम है, इतना एक्सपेंस हो गया और 5600 बच रहा है, ठीक है। तो बैलेंस शीट अगर हम कर दिए तो 5600 अगर जोड़ देते हैं और, तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 40,000, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट है टू बी बाउट, जो कि अभी और पैसे इतना लाना है। देखिए 4 के बी में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ना है, तो फर्स्ट है, लेकिन पहले उससे पहले देख लीजिए कि लिखा हुआ है कि बुक जो है ना वो क्लोज हो गया है, ठीक है। यानी कि जो भी हमें रेक्टिफिकेशन करना था, अगर मान लीजिए बुक क्लोज नहीं होता, फाइनल अकाउंट क्लोज नहीं होता, तो हो सकता था कि हम P&L अकाउंट को डेबिट करते जहाँ पर हमारा नॉमिनल आइटम्स आते, जैसे परचेज, सेल्स, ये सब आता। लेकिन यहाँ पे बुक्स क्लोज हो गए हैं, तो जहाँ भी आपको नॉमिनल आइटम्स दिखेंगे वहाँ पे आपको P&L एडजस्टमेंट यूज करना पड़ेगा, जैसे सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, या ऐसे टॉपिक्स की जगह पे प्रॉफिट लॉस जो भी होंगे, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, वहाँ पे आपको P&L एडजस्टमेंट लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए पहले नॉर्मल सा एंट्री, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्यों? क्योंकि परचेज रिटर्न जो है ना वो अंडर कास्ट हो गया, कम लिखे हैं, ठीक है। तो सस्पेंस को हम डेबिट कर दिए, परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिए। परचेज रिटर्न कम लिखे थे, क्रेडिट कम लिखे थे तो और क्रेडिट कर दिए, और रीजन कुछ नहीं था तो सस्पेंस अकाउंट खोल दिए। अब देखिए वहाँ पे क्या होगा, जब इसका हम एक्चुअल एंट्री पास करेंगे तो वहाँ P&L एडजस्टमेंट लिख देंगे, सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट। देखिए फर्स्ट का सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट, ये परचेज रिटर्न का है। सेकंड देखिए, सेकंड है कि 1500 जो था वो डिस्काउंट को साइड ऑफ द कैश बुक वाज नॉट पोस्टेड, ठीक है। डिस्काउंट, अब ये नहीं सोचिएगा कि जो डिस्काउंट कॉलम क्रेडिट साइड है, यानी कि क्रेडिट साइड तो पेमेंट साइड होता है, नहीं, क्रेडिट की बात कर रहा है वो, ठीक है। यानी कि क्रेडिट क्या होता है? डिस्काउंट।
डिस्काउंट कोई क्रेडिट अगर लिखा हुआ है यानी कि डिस्काउंट रिसीव्ड है आपका, वो इनकम है, ठीक है। तो जब इनकम है तो क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। लेकिन डिस्काउंट रिसीव्ड जब इनकम है, बुक क्लोज हो गया है, तो ये तो नॉमिनल अमाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, तो इसमें क्या लिखेंगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट, सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। देखिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, ये जो ऐसा दिया गया है पी एंड एल एडजस्टमेंट में, के लिए टिक मार दिया हूँ। वैसे ही 3 देखते हैं। 3 क्या है कि 3 कह रहा है कि 6000 बिंग द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ फर्नीचर बाय डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। देखिए 6000 का हम फर्नीचर खरीदे हैं जिसमें हम परचेज को डेबिट कर दिए, तो पर होना क्या चाहिए था, फर्नीचर टू कैश, तो कर क्या दिए, परचेज टू कैश। तो देखिए ये दोनों को रेक्टिफाई कीजिए, ई कैश से ये कैश खत्म हो जाएगा, दोनों क्रेडिट है, इधर ये आएगा तो ये डेबिट हो जाएगा, और इधर परचेज डेबिट है तो परचेज नीचे आएगा तो क्रेडिट हो जाएगा, तो फर्नीचर टू परचेज। लेकिन हम जानते हैं कि बुक्स क्लोज होने के बाद रेक्टिफिकेशन करें तो ये जो परचेज है इसे इसके जगह पर पी एंड एल एडजस्टमेंट यूज करेंगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पी एंड एल एडजस्टमेंट, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, जो कि परचेज की जगह पे आया। वैसे ही 4 है। 4 क्या है कि अ क्रेडिट सेल ऑफ 760 वाज रॉन्गली पोस्टेड एज 670 टू द कस्टमर अकाउंट इन द सेल्स लेजर। बेचे हैं 760 का, ठीक है, लेकिन लिख क्या दिए हम उसको अब 670, यानी कुछ कम लिखे हैं, तो ठीक है ज़्यादा लिख देंगे। तो हम ज़्यादा लिखेंगे तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, देखिए कस्टमर लिखना था 760, लिखे कितना 670, डिफरेंस कितना का 90 से कम से लिखे, तो फिर से लिख देते हैं कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, खत्म, इंक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ पे आप सेल भी लिख सकते थे, लेकिन क्या है देखिए आप कुछ यहाँ पे रॉन्गली पोस्ट कर दिए हैं, किसमें, कस्टमर के अकाउंट में। तो कस्टमर के अकाउंट में जब आप पोस्ट किए हैं और गलती से किए हैं तो सस्पेंस अकाउंट आगे आपको खोलना पड़ेगा, बुक तो क्लोज हो चुकी है, ठीक है। तो जब बुक क्लोज हो गया है तो ये देखिए हम सस्पेंस अकाउंट लगा दिए 90, यहाँ पे नॉमिनल अमाउंट, देखिए यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट अगर होता है यानी कि जैसे कि सेल्स अंडर कास्ट हो गया है यहाँ, तो यहाँ पे हम नॉमिनल अकाउंट में भी पी एंड एल एडजस्टमेंट लिख सकते थे कि कस्टमर टू पी एंड एल एडजस्टमेंट 90, लेकिन यहाँ पे सस्पेंस जो है वो क्रिएट किया गया है ताकि वो टैली कर जाए ट्रायल बैलेंस, जो भी हो ट्रायल बैलेंस के बाद पी एंड एल प्रॉफिट और लॉस उसमें। तो 4 में देखिए कस्टमर टू सस्पेंस, क्यों, कस्टमर से भी 90 कम हम मेंशन किए थे कि कम रिसीव हुआ है, लेकिन हमें कितना हुआ है 90। आगे देखिए 5वां है सेल्स ऑफ 10,000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। अब सेल्स ही रिकॉर्ड नहीं किया तो सेल्स का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000, खत्म। और क्योंकि वो नॉमिनल है तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, सेल्स की जगह पे वो आ गया 10,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन BRS से है, और BRS में भी क्या दिया है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि हम बेस किसको मानेंगे, उससे हम पासबुक को मान लेंगे, जो भी प्लस माइनस होगा वो पासबुक में होगा। और डेबिट बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है, यानी कि उसे हम माइनस में दिखाएंगे, ये कॉस्ट का मतलब माइनस है, ठीक है। तो माइनस 8800 जो दिया हुआ है, तो फर्स्ट देखिए जो सेकेंड नंबर जो टर्म है वो क्या कहता है, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर 5800 बट ओनली 2000 वाज क्लियर्ड, करके 2000 ही क्लियर हो पाया है, ठीक है। और बैंक में डिपॉजिट किए थे, यानी कि कैश की बुक क्या कह रहा होगा, कैश बुक कह रहा होगा कि आपका पूरा 5800 बढ़ गया, लेकिन पासबुक कितना बढ़ा है, किलो 2000, यानी कि 3800 वो कम बढ़ा है, तो पासबुक 3800 कम बढ़ा है तो पासबुक 3800 ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो प्लस 3800 हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट, चेक इशूड, चेक टोटल इशू किया है 2300, कितना हो गया 5800 और 2500, 8300 का टोटल इशू किया है। हाँ, तो 8300 का टोटल वो इशू किया है, जिसमें से कह रहा है कि 5800 जो है वो अभी तक इशू नहीं हुआ है, यानी कि हम घटा दिए होंगे कैश बुक पूरे 8300 से, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 8800 लिख दिए हैं। कैश बुक हम क्या किए होंगे कि हाँ इशू कर दिए चेक भाई हमें जिसे देना था सप्लायर को, 8800 8300 हम पूरा कम कर दिए, लेकिन एक्चुअली में अभी 5800 जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, यानी कि 5800 हमारा बैंक से कम नहीं, जो कैश बुक दिखा रहा है वो कम दिखा रहा है 5800, क्यों, क्योंकि वो तो पूरा दिखा दिया ना कि जो 8300 था वो पूरा 8300 कम हो गया, हमारे कैश बुक के अनुसार पूरा 8300 कम दिखाएगा। क्यों दिखाएगा वो, क्योंकि चेक इशू कर दिया तो वो तो कैश बुक में मेंशन कर देगा कि हाँ हमारा 8300 का चेक चला गया, तो 8300 कैश बुक कम दिखाएगा। लेकिन जो बैंक है वो 8300 नहीं बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ 2500 क्लियर किया था, ठीक है। तो जब वो 2500 क्लियर किया था तो उतने में से हम घटाएंगे, तो घटा देंगे, जो क्लियर नहीं हुआ
वो कितना था, वो 5800 रुपये था। तो 5800 रुपये तो अभी पासबुक लिया ही नहीं है, तो पासबुक को दिया ही नहीं है 5800, तो पासबुक 5800 से घटा हुआ होगा, जबकि हम लिखें क्या है कैशबुक में कि 5800 में दे दिए, लेकिन पासबुक तो रिड्यूस हुआ नहीं है किसी कारण से, कम ही रिड्यूस हुआ। तो 5800 से इसे रिड्यूस कर देंगे ताकि ये भी कैशबुक से की तरह पूरे माइनस में 5800 मैच कर जाए। क्यों? क्योंकि 5800 इसके पास अभी भी है सप्लायर के पास, यानी कि 5800 वो कम नहीं किया है पासबुक में से, तो कर दिए पासबुक से कम। आगे देखिए, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 1250 वाज रॉन्गली इंटर्ड इन एज 1520। देखिए डिविडेंड कलेक्टेड जो भी था बैंक को लिखना था 1250, जो कि कैशबुक भी लिखा होगा 1250, उससे कर दिया ये 1520, कुछ ज़्यादा लिख दिया। कितना? लगभग 270 रुपये। तो 270 रुपये जब ये ज़्यादा लिख दिया, यानी कि इन कैशबुक में 270 रुपये ज़्यादा अगर हो गया है तो हम पासबुक में भी 270 ज़्यादा कर देंगे, सिंपल। वैसे ही फिफ्थ अमाउंट देखिए, अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट टू करेंट अकाउंट 2000 अपेयर्ड इन ओनली इन द पासबुक। सिर्फ पासबुक में 2000 बढ़ा हुआ है, गलती से या सही से फिक्स्ड डिपॉजिट से हमारे पास जो फिक्स्ड डिपॉजिट हम किए थे बैंक में उससे हमें मिला है 2000, तो हमारा पासबुक तो बढ़ा हुआ दिखेगा, लेकिन कैशबुक दिखेगा नहीं। कैशबुक तो अकाउंट होल्डर बनाता है, आम आदमी, तो उसे तो नहीं पता होता कि कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है, वो नहीं बनाता, तो वो घटा हुआ होगा, तो इसको भी 2000 से घटा देंगे। आगे देखिए, अगला है कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 930 वाज डेबिटेड बाय बैंक इन द पासबुक एंड इन्फॉर्मेशन वाज रिसीव्ड ऑन, यानी कि बाद में इन्फॉर्मेशन रिसीव हुआ और ओवरड्राफ्ट जो था वो बैंक घटा दिया था। तो बैंक कितना घटाया होगा? 930, ठीक है। और कैशबुक तो 930 घटाया नहीं होगा, तो पासबुक में ही हमें प्लस माइनस करना है, पासबुक को ही बेस माना है, तो हम 930 को फिर से वापस ला लेंगे ताकि ये कैशबुक से मैच कर जाए। सेवेंथ देखिए, करके डायरेक्ट डिपॉजिट 400 नॉट इंटर्ड इन द कैशबुक, ठीक है। डायरेक्ट कोई एक आपका डेटर था जो डायरेक्टली 400 रुपये आपको दे दिया, तो 400 तो आप बढ़ा दी, लेकिन क्या कैशबुक में जो अकाउंट होल्डर है वो लिखा होगा? नहीं, तो 400 वो कम होगा, कैशबुक 400 कम दिखा रहा होगा, तो पासबुक भी 400 से कम दिखाइए। वैसे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कॉरपोरेशन टैक्स 1200 पेड बाय बैंक एज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन अपीयर्स इन पासबुक ओनली। कोई टैक्स है जो बैंक पे कर दिया है, तो जब वो पे कर दिया हमें तो पता नहीं होगा, तो हम तो बड़ा, हमारा जो कैशबुक है वो तो ज़्यादा अमाउंट दिखाएगा, तो पासबुक कम दिखा रहा होगा 1200 से, क्यों? क्योंकि वो पे किया। तो अगर वो कम दिखा रहा है तो उसको क्या करेंगे? उसको 1200 ऐड कर देंगे, तो 1200 ऐड कर दिए। देखिए ये जो कुछ नहीं लिखा हुआ है कहीं पे, या ये प्लस है और ये कॉस्ट में है या माइनस है, प्लस पर आपका आएगा माइनस 10,800, माइनस आ रहा है, यानी कि ओवरड्राफ्ट तो ऊपर था ही, अगर नीचे प्लस आ जाता तो ये क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक होता, लेकिन यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक। ऊपर था डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, और अगर नीचे पॉजिटिव आता तो यहाँ पे हो जाता है डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक, लेकिन यहाँ भी नेगेटिव है तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक। और अगला क्वेश्चन देखिए, ये है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज से, और ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। जैसे कि देखिए, आप स्टॉक 31 मार्च को जो है वो बार बार आप मेजर करते हैं, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश से क्या हुआ कि आप 15 अप्रैल को उसको मेजर किए, तो अब आप चाहते हैं कि मैं तो 31 मार्च को बंद कर देना चाहिए था, अब हम 15 अप्रैल को बंद करें, तो 31 और 15 के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं सबको हम रिवर्स करेंगे। क्यों? क्योंकि 15 तारीख से हमें 31 तारीख तक जाना है, ठीक है। 15 तारीख से हमें आगे नहीं जाना, हमें अप्रैल से मार्च जाना है, पीछे जाना है, तो जो प्लस होने वाले थे वो माइनस होंगे। यानी कि जैसे कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं तो उस टाइम हम क्या करते हैं, जिसकी इन्वेंट्रीज निकालते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस जो भी उसका एक्सपेंसेज होता है माइनस सेल्स, और यही करते हैं। लेकिन यहाँ पे माइनस सेल्स नहीं होगा, यहाँ पे सेल्स प्लस होगा। क्यों? क्योंकि जो भी सेल का मतलब कि हमारा स्टॉक गया, लेकिन चला गया वो, लेकिन कुछ डेट के बाद गया है, और डेट हम पहले बंद कर रहे हैं, तो जो भेज दिए उसको वापस ले लेंगे, वैसे ही है। तो देखिए नेट सेल की बात किया जाए तो 1,23,000 ऊपर जो दिया हुआ है वो है, और नीचे सेल्स रिटर्न थर्ड पॉइंट में 3,000 दिया हुआ है, यानी टोटल नेट सेल है 1,20,000। वहीं पे कह रहा है कि उस पर 20% प्रॉफिट है, तो 20% प्रॉफिट में भेजे थे तो वो तो बिका नहीं, अब उसको हम सेल्स रिटर्न ही मानेंगे ना 31 तारीख को वैल्यूएशन में। तो 31 तारीख को क्या होगा, -20%, या इसमें से हम घटा देंगे। तो जैसे ही 1,20,000 में से 20% घटाएंगे, जो 24,000 आ रहा है, तो कितना बचेगा? ये बचेगा 96,000, ठीक है। 1,20,000 का 20% जो होता है वो 24% है, 1,20,000 में से 24% जाएगा तो 96,000। अब देखिए ये तो नेट सेल हो गया। अब परचेज भी है, तो परचेज क्या है, देखिए परचेजेज हुआ है 15,102, तो डायरेक्टली लिख दिए 15,102, और क्योंकि हम
आगे से पीछे जा रहे हैं तो परचेज प्लस होता है, तो यहाँ पे हम परचेज माइनस कर दिए, वहीं सेल माइनस होता है तो इसको हम प्लस कर दिए। आगे देखिए अब 3 पॉइंट क्या कहता है कि हाँ ये हो गया। 4th पॉइंट देखिए, 4th पॉइंट कहता है कि ये तो वैल्यू ऑफ स्टॉक स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कि कुछ 30,000 के गुड्स थे। ये देखिए कि कोई 30,000 की गुड्स 15 मार्च को भेजी गई थी, जिसमें टोटल 1 महीना टाइम दिया गया था, यानी 4 वीक, यानी कि 15 अप्रैल तक आपको पैसा दे देना है। तो भाई बुक तो यहीं पे क्लोज हो रहा है, बुक यहीं पे क्लोज हो रहा है ना। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक जो भी ट्रांजेक्शन हुए होंगे एक्सेप्ट सेल, क्योंकि यहाँ तो स्टार्टिंग में ही जैसे सेंड किया होगा वो गुड्स, वो सेल का ही एंट्री किया होगा कि हम सेल कर दिए हैं। तो यहाँ पे तो 30,000 सेल माना है, लेकिन सेल्स रिटर्न कब हो जाएगा? 31 मार्च को। भले इसका ड्यू डेट 1 महीने का है, 15 अप्रैल को आएगा, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के अनुसार हमें बुक क्लोज कर देना है इस तारीख को, चाहे वो ट्रांजेक्शन 15 अप्रैल को हो या 27 अप्रैल की। तो जब बुक्स ऑफ अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं 31 मार्च को, तो ये जो 30,000 सेल किया होगा ये तो अब सेल्स रिटर्न हो गया होगा, 30,000 वो होगा। अब देखिए क्या कि जब 30,000 सेल्स रिटर्न हो चुका है, उसी में लिखा हुआ है नीचे ही रिटर्न 40% ऑफ गुड्स ऑन 10th अप्रैल। अब बताइए इसमें तो ये तो 100% हो गया 30,000 का। टोटल को रिटर्न हम मान लेते हैं डेट क्लोज होता है तो। अब कह रहा है कि 10 दिन के बाद 40,000 जो है वो फिर से क्या कहते हैं कि सेल्स रिटर्न हुआ। तो आप बताइए वो तो 40,000 इसमें ही इंक्लूडेड होगा। क्यों? क्योंकि वो एंट्री हम स्टार्टिंग में ही पास किए ना 31 मार्च को। अब 10th अप्रैल आ गया, तो रिटर्न ऑन 10th अप्रैल ऑलरेडी मेंशन्ड इन द 31 मार्च। बिल्कुल 31 मार्च जिस दिन बुक हम बंद किए थे उस दिन तो उसको ऑलरेडी दिखाए होंगे। टोटल 30,000 जो हम सेंड किए थे, 30,000 को सेल्स रिटर्न मान लिए, तो उसमें जाहिर सी बात है 40% वाला भी होगा। लेकिन अब देखिए क्या होता है कि आगे अप्रूविंग द रेस्ट, बाकी वालों को सेल मान लेता है। तो अब आप ही बताइए बाकी कितना बचा? बाकी बचा 60%। तो 60% हम निकालें 30,000 का, तो वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 18,000। तो बताइए 18,000 टोटल सेल हुआ है। तो 18,000 सेल हुआ तो 18,000, और ऊपर क्वेश्चन में मेंशन है कि 20% प्रॉफिट है उस पर। तो जब 20% प्रॉफिट पे हुआ है, सबसे नीचे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 20% ऑन सेल, तो सेल हुआ तो है 60% ही। ये जो 31 मार्च को हम बुक क्लोज कर रहे हैं और 15 अप्रैल को हम सामान भेजे, जो 15 मार्च को हम सामान भेजे, 15 अप्रैल तक ड्यू डेट आएगा। उससे पहले एक जो हमारा डेट है वो क्लोजिंग ईयर है, तो उस टाइम सेल्स रिटर्न मान लिए सभी को। तो क्या हमें 40% जो भी अमाउंट है 30,000 उसका 1,20,000 का भी मेंशन करना होगा? नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि सेल्स रिटर्न तो आप ऑलरेडी मान लिए हैं। ठीक है, तो 30,000 गुड्स जो भेजा था उसका 40%, 30,000 का 40% कितना हो जाएगा? 12,000। तो 12,000 तो ऑलरेडी जो है वो वहाँ पे सेल्स रिटर्न मान लिया गया है यहीं पे भी। तो बाकी जो है ये देखिए 10 अप्रैल के अगर बाद रिटर्न करता तो अलग बात था, लेकिन 10 अप्रैल अंडर में ही रिटर्न कर दिया, जिसका हम रिटर्न की एंट्री पहले ही पास कर चुके हैं, इसमें इंक्लूडेड है वो ये। तो 10 अप्रैल वाला तो इसको हम फिर से मेंशन नहीं करेंगे। अब मेंशन क्या करेंगे? जो सेल हो गया है, तो सेल कितना हुआ? 40% तो रिटर्न हो गया, तो सेल हुआ है 18%। तो 18,000 का तो सेल हुआ, लेकिन इसको हम अब मानेंगे क्या? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न मानेंगे तो माइनस किए 18,000 जो वैल्यू है और माइनस 20% जो प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 3,600 आया प्रॉफिट, और टोटल नेट बैलेंस जो है 14,400। इसको प्लस कर रहे हैं क्योंकि ये सेल माइनस होता है, लेकिन यहाँ 15 अप्रैल से हम 31 मार्च तक जाना है, पीछे जाना है तो प्लस करना है। आगे देखिए क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें, जबकि ये बहुत ही आसान जो है वो क्वेश्चन है, लिखा हुआ है साफ उसमें कि हम ट्रेडर हैं भाई। अब देखिए क्या है, अब हम भेज नहीं रहे हैं, हमें रिसीव हुआ है। क्या रिसीव हुआ है? कुछ गुड्स रिसीव हुआ है। कितने का? 24,000 का सेल करने के लिए, जिसमें क्या होता है कि 20% तो 31 मार्च को बेच देते हैं और 50% 15 अप्रैल को बेच देते हैं। तो टोटल सेल कितना हो गया? 50 और 20 70, बचा कितना? 30%। यानी कि 30% जो है ना वो हमारा सेल नहीं हुआ। ठीक है, तो अब बताइए 30% बचा हुआ 24,000 का, तो यानी कि कितना बचा हुआ है? तो 30% 24,000 का निकालें तो कितना आएगा? 7200। यानी कि 7200 ऐसा अमाउंट है जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। 50 भी बेच दिए, 20% भी बेच दिए, ठीक है, लेकिन अभी बचा हुआ क्या है? क्लोजिंग स्टॉक 30% है ये, और बचा कितना है?
30%, हाँ बिल्कुल सही है। 30% बचा हुआ है तो 30/100 गुने 24,000 जो टोटल है तो आया 72,000। तो 7200 जो आया तो ये क्या, ये मेरा स्टॉक है। मैं तो खुद कंसाइनी हूँ, यहाँ यहाँ पे मैं खुद कंसाइनी हूँ। किसी से मैंने गुड्स, मतलब हमें किसी से गुड्स मिला है, हम खरीदे नहीं हैं, हम बिजनेस नहीं करते इसका। ये जो ऊपर ये सब इसका ही बिजनेस है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये खुद कंसाइनी बना और सामान को लिया, तो उसका रिस्क ये दिखा रहा है कि 7200 से तुम्हारा स्टॉक घट जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, डेप्रिसिएशन कह रहा है कि एक मशीन जो है वो आप खरीदे हैं, कब खरीदे हैं, 1 अप्रैल 2017 को, जिसका कीमत है 2 लाख। देखिए M1 मान लिए, और एक और ख़रीदे थे उसके जस्ट 6 महीने बाद, जो कि था अक्टूबर में ख़रीदे हैं वो, जिसकी कीमत कितनी है 80,000। ठीक है, ये 2 लाख क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसका एक्चुअल अमाउंट तो 1,60,000, लेकिन 40,000 इसको इरेक्ट करने में लगा, तो वो भी किस में आएगा, वो भी आएगा मशीन में ही। तो 2 लाख, ये कैसे आया, 1,60,000 प्लस 80,000। और कह रहा है कि फिर तुरंत 6 महीने के बाद एक और ख़रीदा गया है जिसकी कीमत 80,000 है। तो बताइए इससे अगर फाइनेंशियल ईयर का हम एजम्पशन लिए हैं, यानी 31 मार्च तक, तो ये तो पूरे 12 महीने ले लेगा। ठीक है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अभी जो है वो 10% चलेगा, तो 10% लगाएं तो 20,000 2 लाख का। और इसका जो है, इसका दिक्कत हो गया, क्यों, क्योंकि ये आया है 10वां महीना में, तो पूरा 10वां, पूरा 11वां, पूरा 12वां और 3 उधर, यानी कि 6 महीने का इस पर डेप्रिसिएशन सिर्फ लगेगा। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन 6/100 इंटू जो भी दिया हुआ है वो मंथ टाइमिंग, उतना टाइम 6 महीने के लेकर 6/12 इंटू 10/100 इंटू जो भी अमाउंट है उसको लिखेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, वो जाएगा आपका डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन है 4,000 इसका, 80,000 का, और 20,000 उसका सबका 10%, इसका 10%, इसका भी 10%, लेकिन 6 मंथ का ये 40,000 है। इसे 89 नहीं समझिए। आगे देखिए, और वैसे ही बैलेंस शीट ही कर दिए, पहिलका में से पहिलका घटा दिए, तो जैसे कि देखिए 20,000 है, और इधर कितना है 2 लाख, 2 लाख में से 20,000 गया 1,80,000, अब 80,000 यहाँ और 4,000 यहाँ, तो 4,000 गया तो कितना बचेगा इधर 76। फर्स्ट समझ में आ गया। आगे देखिए, वही दोनों बैलेंस की बीडी बच गई, जो भी बैलेंस थी। फिर क्या करा कि पहला जो था वो बिक गया, तो पहला ठीक है बिक गया, सॉरी पहला जो था वो बिका, लेकिन 2020 में, वो तो अभी बिका नहीं है, तो इस पर फिर से डिप्रिसिएशन लगाइए। अब SLM लगाना है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो लगाएं स्ट्रेट लाइन मेथड, फिर से वही, उसका तो 20,000 ही आएगा, और इसका 8,000 आएगा। क्यों, क्योंकि इसका एक्चुअल वैल्यू जो था वो 80,000 था, और SLM मेथड जो है उसमें हम एक्चुअल कॉस्ट पे ही लगाते हैं, तो 80,000 का 10% 8,000। अब 20,000 को घटाइए 1,80,000 में से, तो बैलेंस CD आ जाएगा। वैसे ही 8,000 को 76 में से, तो इसका ही बैलेंस CD आ जाएगा। अब यही दोनों BD बनेंगी। देखिए बैलेंस BD, मशीन 1 मशीन 2 दोनों मशीन, और अभी देखिए मशीन का हो गया। अब कह रहा है कि 1/10/2019 को, 1 अक्टूबर 2019 को कह रहा है कि मशीन जो था ना फर्स्ट वाला, उसे बेच दिया गया 1 लाख में। जो 2 लाख वाला था ना, ये इसको बेच दिए हैं। वो बिका कितना में, 1 लाख में, उसमें 6 महीने का डिप्रिसिएशन अक्टूबर तक 10,000 आया, यानी कि 1,10,000। ये तो 1 लाख का बिका है, और जो मशीन था वो 10,000 उस पर डिप्रिसिएशन लगा था। तो देखिए वो 1,60,000 का भी बचा हुआ है, उसमें 10,000 डिप्रिसिएशन लगा दिए, तो कितना बचा 1,50,000। बिका कितना में, 1 लाख में, यानी कि 50,000 का हमारा लॉस आ गया मशीन 1 पे, तो लिख दिए। अब ये जो अमाउंट है वो तो मशीन 1 का हो गया, मशीन 2 68,000, इस पर तो SLM का ही लगेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड ही लगेगा ना इस पर। तो इस पर जब स्ट्रेट लाइन मेथड अभी भी लगेगा, तो इसका वैल्यू कितना था मशीन 2 का 80,000, यानी कि उसका अब लगेगा कितना 8,000 डिप्रिसिएशन। तो 8,000 हम डिप्रिसिएशन मशीन 2 पे लगा दिए। लेकिन वही कह रहा है कि आप 31 दिसंबर को एक और ख़रीदे हैं बैंक में, मतलब बैंक से मशीन 3 आप फिर से खरीदें 30,000 का, कब 31 दिसंबर को, यानी कि इस पर 3 महीने का भी, इस पर भी डिप्रिसिएशन लगेगा। ये तो यहीं तक था, तो इस पर जितना डिप्रिसिएशन लगा, जितना प्रॉफिट लॉस इस पे आया वो दिखा दिए, और जो हाँ प्रॉफिट जो हुआ वो दिखाएं, प्रॉफिट लॉस, और जितना अमाउंट रिसीव हुआ था वो, और डिप्रिसिएशन जितना लगा था वो। तो मशीन 1 तो गया, अब मशीन 2 जो है वो तो बिका उका नहीं है यहाँ पे। तो जब यहाँ शुरुआत हुआ था 1 अप्रैल 2019 से, तो अंत होगा 31 मार्च 2020 तक, तो 2020 तक लगा दिए इस मशीन 2 पे पूरे। और ये दिसंबर में जो ख़रीदा गया है उस पर 3 महीने का, तो ये 750 और ये 8,000।
ये मशीन 2 बच रहा है सिर्फ, तो मशीन 2 तो 68,000 है, तो 68,000 में से 8,000 घटेगा तो 60,000 बैलेंस ईडी। वैसे ही 750 घटेगा 30,000 में से तो 29,250। अब देखिए क्या कहता है कि 2020 के अप्रैल से जो डिप्रिसिएशन आप लगाएंगे ना, वो आप WDV लगाएंगे, मतलब @15 गिवन है। तो WDV अगर हम अडॉप्ट करते हैं, देखिए ना WDV @15, तो यहाँ तो बैलेंस दिया हुआ है कि बैलेंस BD कितना है, तो बैलेंस BD दोनों मशीन का आ गया। अब इस पर डेप्रिसिएशन लगाइए पूरे साल का, लेकिन WDV यानी कि इसी अमाउंट पे आप लगाइए 15%, तो 9,000 इसका आएगा और इसका 4388। अब इसको घटाइए 60,000 में, इसको घटाइए इसमें से, तो जो भी बैलेंस होगा वो ये होगा, यानी कि अब 89,250 से बुक्स क्लोज। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या कहता है कि ऑन 1 जनवरी स्वप्निल जो है, जो एक ड्रॉवर है, उसी के बुक में हमें अकाउंट बनाना है, ठीक है। ड्रॉवर के बुक में वो 2 बिल भेजा है, 32,000 जो कि 2 महीने का है और एक 50,000 का जो 3 महीने का है, तो ठीक है। और बिल जो है एक्सेप्ट कर लिया गया विशाल के द्वारा। विशाल हमारा विशाल से हमें 2 बिल एक्सेप्ट हुआ, बिल्स रिसीवेबल 1, बिल्स रिसीवेबल 2 टू विशाल, ठीक है। इनका टाइम पीरियड, इसका 2 महीना, इसका 3 महीना। आगे क्या कहता है कि 4 मार्च को जो था ना, विशाल जो था वो फर्स्ट बिल को रिन्यू करवा लिया, यानी कि उसे इंड कर दिया और नया बनवाया, और साथ में बोला कि 15% जो 2 महीने का है उस पर इंटरेस्ट भी जोड़ दो। देखिए 32,000 वाला वो रिन्यू करने के लिए कहा, तो पहले तो हम 32,000 को घटा देंगे और विशाल हमारा फिर से डेटर बन जाएगा। विशाल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1, 32,000। अब कह रहा है कि अगला बनाओगे ना, उस पर इंटरेस्ट भी 2 महीने का जोड़ देना। तो देखिए 15% इंटरेस्ट है प्लस 32,000 और ये 2 महीने का, ये इंटू 32,000 है जो मेन अमाउंट, तो आया कितना 8,000, यानी 32,000 और प्लस 800, 32,800 का न्यू जो भी बिल बनेगा वो बनेगा। उसे लेट्स सी बिल्स रिसीवेबल 3 उसका नाम दे देते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल 3 अकाउंट डेबिट टू विशाल कितने का, जो 32,000 उसका था, लेकिन हम क्या किए कि 800 हम इंटरेस्ट भी जोड़ दिए, तो बिल्स रिसीवेबल 3 बन गया। अब क्या कहता है कि 25 मार्च को विशाल जो है वो 50,000 यानी बिल्स रिसीवेबल 2 को वो पेमेंट कर देता है, कितने में, वो 500 डिस्काउंट लेकर, यानी कि हमारे डिस्काउंट अलाउ होगा हमारे लिए ड्रॉवर के बुक में। तो ड्रॉवर क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट जो उसका 49,500 रिसीव हुआ, और रिबेट या फिर डिस्काउंट जो उसने अलाउ किया वो 500, टू बिल्स रिसीवेबल 2 जो 50,000 का था कैंसिल हो गया। अब देखिए जो बिल 3 था उसमें फुल पेमेंट हुआ ही नहीं है, आधा वो पेमेंट किया विशाल और आधा के लिए वो बैड डेट हो गया, आधा अमाउंट। तो देखिए 16,800 उस पर बाकी था, 32,800 सॉरी, 30,000 जो 32,800 था, 32,000 तो था उसका एक्चुअल अमाउंट जो बिल्स का था, उसको कैंसिल करने के बाद 800 उस पर इंटरेस्ट ऐड करके उसको बिल एक्सेप्ट करवाया गया था। तो 16,400 जो हमें रिसीव हुआ आधा, 16,400 जो बैड डेट हो गया, टू विशाल 32,800। आप सेपरेटली भी कर सकते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू विशाल जो विशाल से रिसीव हुआ 16,400, वैसे ही बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू विशाल 16,400, तो डायरेक्ट यहाँ पे कंबाइन एंट्री किए हैं। अब आ जाइए कंसाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि गुड्स जो थे, गुड्स वो एक्चुअली में थे 5 लाख के, लेकिन भेजे गए कितने में, 7,50,000 में, यानी कि उस पर 2.5 लाख का लोडिंग था। तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये तो जो प्राइस हमारा इनवॉइस प्राइस इंक्लूडिंग प्रॉफिट वो दिखा दें 7,50,000, और बाई लोडिंग जो 5 लाख का था और उसको 7,50,000 दिखाए हैं, तो 2.5 लाख से उसको कम कर दीजिए, हो गया लोडिंग। वहीं पे कंसाइनर कुछ खर्चा बियर किया है 50,000 का, ठीक है, डायरेक्ट खर्चा है, आप पढ़ सकते क्वेश्चन में, तो 50,000। वैसे ही कंसाइनर भी डायरेक्ट किया है 15,000। अब देखिए क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि जो भी इसको 7,50,000 रिसीव हुआ था उसका 4/5 वो सेल कर दिया है, तो 4/5 जो सेल किया है यानी कि वो 6 लाख में सेल किया है, ठीक है। देखिए वो सेल किया है 6 लाख में, सेल 4/5 6 लाख में वो सेल कर दिया, तो 7,50,000 का हम 1/5 निकालते हैं। 1/5 क्यों, क्योंकि 1/5 अभी उसके पास बचा हुआ होगा, ये स्टॉक कैलकुलेशन है हमारा। गुड्स तो 4/5 सेल कर दिया, लेकिन 1/5 तो लेफ्ट है ना उसके पास, तो 7,50,000 का जब उसके पास आया था तो उसका 1/5 कितना आएगा, 1,50,000। 1,50,000 का स्टॉक अभी उसके पास है, तो कह रहा है कि उसमें कुछ कंसाइनी भी खर्चा किए हैं और कंसाइनर भी, तो कंसाइनर कितना किया होगा, तो 50,000 जब दिया है पूरे पे, तो 1/5 पे कितना देगा, तो 50,000 का 5 कर दीजिए, तो 5 कर दिए तो 10,000। वैसे ही 1/5 कर दिए कंसाइनी का जो दिया 15,000, 15,000 का 1/5 कर दिए
3000 1/5 क्यों किए? 1/5 हम स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हैं, 4/5 तो सोल्ड हो गया, ठीक है, लेकिन 1/5 जो है वो बचा हुआ था, तो 1/5 किए तो 1.5 लाख आया सेलिंग का, प्लस उसमें हम कंसाइनर का खर्चा जोड़ें, कंसाइनर का खर्चा जोड़ें। अब इसमें भी जो है स्टॉक रिजर्व लोडिंग की तरह निकलता है। अब वो तो हो गया इनवॉइस प्राइस पे जो हम किए, लेकिन इन कॉस्ट प्राइस पे कितना होगा? उधर 7,50,000 गुने 1/5 किए, यहाँ 5 लाख गुने 1/5 करेंगे, क्योंकि हमें पता है कॉस्ट यही था। तो कितना आ रहा है? 1 लाख। अब देखिए कंसाइनी और कंसाइनर दोनों का खर्चा वो तो सेम ही रहेगा, वो 50,000 पूरे पे दिया था तो 1/, और ये 15 पूरे पे दिया था तो 3,000 देगा 5 पे, तो कितना आ गया? 1,10,000 और 3,000 1,13,000। तो अब बताइए इनवॉइस प्राइस पे इतना और कॉस्ट पे इतना, यानी कि स्टॉक रिजर्व बनना चाहिए जो डेबिट साइड वो 50,000 का, दोनों का डिफरेंस 50,000 का वो बन गया। ये देखिए स्टॉक रिजर्व 50,000 और जो वैल्यू है कितना, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,63,000, और ये जो सेल हुआ है उसका 6 लाख का 4/5, और ये लोडिंग जो स्टार्टिंग में हम हटाए हैं। तो और देखिए क्या है, कह रहा है कि कमीशन उसको 5% सेल्स एट IP मिलना था। हाँ तो 5% दे दिए, 5/100 इंटू IP कितना हुआ है? 7,50,000 जो हमारा IP था उसका 4/5, यानी कि इसका 4/5 करेंगे तो 6 लाख, 6 लाख का 5% यानी कि 30,000। और दूसरा जो क्राइटेरिया था कि दूसरा कमीशन भी उसको देना, क्या कि सेल्स एट IP एंड 20% ऑफ एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड ओवर एंड इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस से अगर रियलाइज्ड कर जा रहा है कुछ वैल्यू, सेल वैल्यू, ठीक है, जितना सेल हुआ है तो उस पर भी आप 20% देंगे। तो देखिए 7,50,000 तो हमारा IP है, तो इसको अगर वो ओवर वैल्यू कर देता है तो देखिए क्या होता है, सेल वैल्यू 7,50,000 उसके पास भेजे, 4/5 वो बेच दिया तो बचा कितना? बचा इसका 6 लाख, ठीक है। अब देखिए जब 6 लाख इसका बचा, वैसे ही यहाँ पे देखिए ओवर ऑफ रियलाइज्ड, जो भी हमें रियलाइज्ड मिला एक्स्ट्रा, वो अमाउंट कितना होगा? तो वो भी 6 लाख। क्यों 6 लाख हुआ? क्योंकि 6 लाख में वो सेल किया है, और 4/5 सेल किया है किसका? 7,50,000 का सेल किया है, वो हिडन है क्वेश्चन में, लेकिन आप समझिए इस तरीके से। IP पूछ रहा है तो IP तो 7,50,000 है, इसका कह रहा है कि वो 4/5 तो बिक गया, तो 4/5 निकाल दिया तो 60,000 आया। तो देख रहे हैं कि इसका ओवर भी आएगा क्या? तो नहीं, अमाउंट जो पहले से ओवर था जितना का वो बिका, वो एक्चुअल सेल तो हुआ था 6 लाख का ही, क्वेश्चन एक में गिवन है, तो 6 लाख माइनस 6 लाख यानी 0, कोई इंटरेस्ट नहीं। तो इंटरेस्ट जो लगेगा मतलब कमीशन वो सिर्फ होगा 30,000, ठीक। तो ये वो देखिए टू कमीशन 30,000 देखिए, और ये कंसाइनी का एक्सपेंस है 15,000, और ये कंसाइनर का एक्सपेंस 50,000। टू बैंक लिखा है क्योंकि वही पे करा है, कंसाइनमेंट उसी के बेस पे बनती है। किसके बेस पे? ड्रॉवर के बेस, सॉरी जो सेंडर है उसके बेस पे। उसी क्वेश्चन का कंसाइनी अकाउंट है। देखिए वहाँ पे जो सेल्स दिखाए थे वो डेबिट साइड, तो यहाँ सेल्स कहाँ दिखा देंगे? क्रेडिट साइड 6 लाख। उसमें से कह रहा है कि कंसाइनी का जो खर्चा है, कंसाइनी का अकाउंट ही बनाना है, खर्चा वो 15,000 है तो वो दिखाना है हमें, ठीक है। फिर 30,000 कमीशन जो पे किया है, कमीशन जो उसको रिसीव करना है, सॉरी वो एक्सपेंसेस जो पे किया है वो भी रिसीव करेगा कंसाइनर से, कमीशन भी रिसीव करेगा इतना, और बिल्स रिसीवेबल जो एक्सेप्ट किया है वो सामने वाला, यानी कि जो ओनर था वो बिल कितना का एक्सेप्ट किया है, उसको हम भेजे थे 5 लाख का, तो बाई बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड। अब देखिए क्या होता है कि बाई बैंक जो बचा 55,000 उसको हमको पे करना है, ख़त्म बात। ये था टोटल कंसाइनमेंट। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में साफ लिखा हुआ था कि सेल्स और अप्रूवल बेसिस पे सामान कुछ भेजे गए थे 15 दिन के अंदर। तो अप्रैल 2 को भेजा, ठीक है, अप्रैल 2 को भेजा और बोल दिया कि साफ कि हमें रिटर्न मान लेना है। मिस्टर जी कहा कि हमें रिटर्न मान लेना है, तो ठीक है रिटर्न मान लिए, अप्रूव नहीं किया, बैलेंस तो कुछ बचा ही नहीं। ये फॉर्मेट है कि अप्रूवल बेसिस आप बना रहे हो तो इससे बनाइए, आप इसे नहीं भी बना सकते हैं, डायरेक्टली आप अकाउंट बना लीजिए। जितना वहाँ सेल दिया हुआ है एक तरफ लिखिए, और जो सेल हुआ उसको इधर, जो रिटर्न हुआ उसको इधर, और जो बैलेंस बच गया इधर, और यही इसे बंद कर दीजिए। लेकिन यहाँ से समझने में आसानी होगा। 2 अप्रैल को वो रिटर्न किया कि अप्रूव किया कि बैलेंस है, रिटर्न कर दिया, कुछ नहीं बचा। मिस्टर एच जो था वो अप्रूव्ड कर दिया था, ठीक है, 15 दिन के अंदर अप्रूवल मान लिया गया। वैसे ही आई भी था वो रिटर्न कर दिया। और कौन रिटर्न किया? मिस्टर जे अप्रूव्ड किया है 16,000, मिस्टर के भी अप्रूव्ड किया है 42,000, और MSL के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, अप्रूव किया, रिसीव किया, क्या किया, तो छोड़ दिया गया। अब देखिए अकाउंट में क्या होता है। अकाउंट में देखिए बाई गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, तो टोटल कितना है? 2,24,000, जो भी ऊपर अमाउंट है ना, ये रिटर्न, अप्रूवल,
ये सबको अगर आप जोड़ देंगे ना तो वो आएगा 2,24,000। तो 2,24,000 हम लिख दिए। अब क्या है कि इसमें से सेल किया है कौन कौन, 3 एच जे के, और तीनों के अमाउंट जोड़ देंगे तो 94,000। वैसे ही जी आई रिटर्न कर दिया है, ठीक। तो जब वो रिटर्न कर दिया तो 70,000 टोटल, जी और आई दोनों का 70,000 का अमाउंट जो है वो रिटर्न हो गया है। टू बैलेंस सी डी, जो कि कुछ नहीं उसके बारे में मेंशन था, एल के बारे में, वो यहाँ पे बैलेंस सी डी 60,000 लिख दिए और 2,24,000 2,24,000 डन। तो ये था सेल्स और रिटर्न। हाँ, एक और बात है, इसका एक और अकाउंट बनता है, वो भी आप बना सकते हैं लेकिन वो इतना कंपलसरी नहीं है। अब देखिए एवरेज ड्यू डेट, तो ये पार्टिकुलर आप ना भी लिखें तो चले, बहुत ही आसान था। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ कि मार्च 15, अप्रैल 15, मई 10 और जून 5 मेंशन कर दिए यहाँ पे। देखें कि इससे जो ड्यू डेट है हम बेस्ट डेट मान लेते हैं। किसको बेस्ट डेट माने, हम 8 अप्रैल को माने हैं। तो क्या 8 अप्रैल से 8 अप्रैल में जाने में कोई टाइम लगा, नहीं। तो 0 यहाँ पे लिखें डेज में। फॉर्मेट तो आप जानते ही हैं क्या है, डेट, डेज, अमाउंट, प्रोडक्ट, पार्टिकुलर नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया पहला, जो इसी को बेस माने तो कुछ भी हम आगे लिखेंगे नहीं, सब 0 हो जाएगा। वहीं 8 अप्रैल से जाएंगे अब 18 मई तक, ठीक। तो जी कितना टाइम लगेगा, 40 गुने 800 32,000। वहीं 8 अप्रैल से जाएंगे 13 जून तक, तो कितना 66 दिन, 66 दिन के 1100 बार 7,26,000। ये क्या है 1100, ये अमाउंट गिवन है और ये डेज जितना हो रहा है। जुलाई 10 यानी कि 8 अप्रैल से जुलाई 10 93 दिन 1,600 यानी कि 1,48,800। तो बेस डेट हम 8 अप्रैल को माने थे, तो 8 अप्रैल में हम जोड़ेंगे टोटल ये बाई ये कर दिए, 8 अप्रैल प्लस टोटल ये बाई ये, तो कितना आ रहा है 1 जून। क्यों, क्योंकि 8 अप्रैल प्लस इसको जब हम घटाते तो 54 डेज, तो 8 अप्रैल में 54 दिन अगर आप जोड़ेंगे तो वो आएगा कितना 1 जून। अब ये कैसे आएगा देखिए, थोड़ा सा इसको भी समझिए कि शुरुआत से जो बेस डेट आप लिए हैं 8 अप्रैल, तो 8 अप्रैल से आप चलिए अंतिम तक जो भी ट्रांजैक्शन हो, ठीक है। तो अंतिम तक आप चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी इतनी दिन जो है वो बीच में लगा है। तो ये तो हो गया एवरेज ड्यू डेट। अब आगे बात करते हैं अकाउंट करेंट की। अकाउंट करेंट देखिए सिंपली जो था अकाउंट करेंट, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये एक्स और वाई के बीच में है, ठीक है। और कौन बना कौन रहा है, रेंडर्ड बाई एक्स टू वाई, यानी कि वाई जो है वो इन अकाउंट करेंट विद एक्स है, ठीक। तो देखिए क्या होगा, पहले तो बैलेंस बी डी दिया हुआ था 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर जो दिया हुआ था यानी कि 31 का जो महीना लगता है तो पूरे 31 दिन लिखेंगे। ये नहीं कि 1 अक्टूबर से 31 दिन लिख देंगे, नहीं, ये ओपनिंग अमाउंट है। लेकिन एवरेज ड्यू डेट में ये मैटर नहीं करता, उसमें जो दिया है सीधे आप लिखिए और जो ग्रेस डेट है उसे ऐड कीजिए। लेकिन यहाँ पे तो फर्स्ट डेज को भी इंक्लूड किया जाता है अकाउंट करेंट में। अमाउंट 3,000 गुना कर दिए 15,40,000। जितने भी ऊपर गिवन थे कि बैलेंस ड्यू टू एक्स बाई वाई, 2x, एक्स को एक्स का बाकी है वाई के द्वारा, तो वाई देगा भाई बैलेंस बी डी पहले लिखो ना 3,000, ठीक है। गुड्स सोल्ड टू एक्स को, यानी कि हम एक्स है तो हम ही को मिला है परचेज, मान लो हमें कितना, गुड्स सोल्ड बाई एक्स टू वाई, एक्स सेल कर रहा है वाई को, ठीक। और वाई अकाउंट करेंट में है तो वाई अकाउंट डेबिट टू सेल ना 2,500, ठीक। अब देखिए जितना भी यहाँ से 31 मार्च तक आप जाइएगा, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 182 दिन, वैसे ही 18 अक्टूबर जाइएगा तो 164 दिन। वो डेज आप खुद से कैलकुलेट करें, इजी है, नहीं हार्ड है। वैसे ही ये सब मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड, दो उसमें ऐसे आइटम्स हैं, ठीक है। यहाँ पे इन सिचुएशन में एक्स वाई जो है वो क्रेडिट हो रहा होगा, इसलिए अगर एक्स परचेज किया है तो परचेज टू वाई लिखेगा वो, तो वाई क्रेडिट हो गया। तो ये क्रेडिट साइड के सारे आइटम्स है, परचेज ही किया है और इधर सेल किया है और कुछ कैश के लिए। तो अब क्या है कि सारा अमाउंट देखने के बाद आपको पता चलेगा कि दो ये किए और ये किए, ऐसा था जो बाद में हो रहा था। यानी कि 6 अप्रैल को उस जब हम ये ट्रांजैक्शन हो रहा है और हम बुक्स कब बंद कर दे रहे हैं, हम बुक्स बंद कर दे रहे हैं 31 मार्च को ही। तो ये क्या हुआ था कि प्रोमिसरी नोट जो था वो एक्स वाई को दिया था, यानी कि वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल तो 5,000। तो अब ये भाई 6 अप्रैल का इसका ड्यू डेट आ रहा है, क्यों, क्योंकि 3 कब दिया है, वो 3 महीने के लिए दिया है, जनवरी 3 को। तो सोचिए 3 महीने के लिए, तो पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च ख़त्म हो गया और 3 तारीख को दिया है तो 3 अप्रैल आ गया, और 3 अप्रैल प्लस 3 दिन जो ग्रेस का रहता है, जो बिल्स ये सब पे चलता है, तो 6 दिन और इंटू में
5000। बाकी का प्लस इसका निगेटिव क्यों? क्योंकि ये मार्च को क्रॉस कर चुका है। वैसे ये भी मार्च को क्रॉस कर चुका था और 8 दिन एक्स्ट्रा था, 8 अप्रैल इसका ड्यू डेट आ रहा था, तो वही 2700 इंटू 8 माइनस कर दिया। टोटल प्लस माइनस करने के बाद आपका सम इतना आएगा, ठीक है, 10-24 हज़ार। तो 10-24 हज़ार आएगा आपका। तो अब आप कोशिश करेंगे कि अगला जो प्रोडक्ट था दोनों को हम देख लें कि कितना आ रहा है। तो जो ज़्यादा आ रहा है वो ये है 10-24। अमाउंट का जो डिफरेंस है, जो ये अमाउंट है और ये अमाउंट है, इन दोनों के अमाउंट का जो डिफरेंस होगा उसको डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, उसमें भी हम इंटरेस्ट निकालेंगे। हम इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, हम देखें कि टोटल डेबिट साइड का जो प्रोडक्ट था वो 10-24 हज़ार था और क्रेडिट साइड का था वो 84-2400। दोनों का डिफरेंस 18-1600। अब वहाँ पे दिया हुआ है कि 10% इंटरेस्ट है, तो 18-1600 और 10% इंटरेस्ट और 1/365 निकालें तो कितना आ गया? 50 रुपये आ गया। तो इस 50 रुपये को अमाउंट के साइड में हम लिख देंगे। 50 रुपये लिख दिए और टोटल जो अमाउंट आया वो आया 15,850। अब आप देखिए बैलेंस शीट ही जब किए तो क्रेडिट साइड दोनों अमाउंट प्रोडक्ट का भी और अमाउंट का भी कम आया, जो 5650 और 18-1600 आया है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाई बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे CD की जगह, और वो सही होता। ये था अकाउंट करेंट। अगला था ट्रायल बैलेंस। पहले अच्छे से बनाना था, फिर ट्रेडिंग, PL और फिर बैलेंस शीट। तो भाई देखिए, ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट साइड अमाउंट है वो सब आप देख लीजिए। जो भी डेबिट साइड होती है, रिटर्न, इनवर्ड, कैरेज, डिपॉजिट, विदेश, ऐसा जो कुछ भी है वो एसेट के टाइप पे वो डेबिट होता है। क्रेडिट कौन होता है? जो क्रेडिट का बैलेंस का होता है। जैसे क्रेडिट में क्या होना चाहिए, ये जो है रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न हमारा जो है वो क्रेडिट साइड, वैसे ही कैपिटल क्रेडिट साइड, और ये जो क्रेडिटर वो भी क्रेडिट साइड, सेल्स क्रेडिट साइड, बस बाकी जो बचा वो डेबिट साइड। और टोटल हो गया यहाँ पे इक्वल 48,190 इक्वल हो गया। अब देखिए, जब ये इक्वल हो गया तब हमें ट्रेडिंग PL बनाना है। तो ओपनिंग दिया हुआ था 17,500, ठीक है, और परचेज भी दिया हुआ है इतना, और परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है इतना। ये सभी ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं, तो सबको घटाकर 12,160 आ गया। और वहीं पे दिया हुआ है कि सेल्स जो है 29,000 का है, और उसमें से रिटर्न भी 550 का है, 28,450 नेट सेल हो गया। वहीं स्टॉक जो है वो 2,000 का फायर से लॉस्ट हो गया। पहले इसका एंट्री आपको दिखाते हैं कि होता क्या है इसकी एंट्री। उसकी एंट्री भाई ये होती है कि लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, यानी कि क्रेडिट साइड स्टॉक जाएगा, या परचेज में से माइनस भी कर सकते हैं टू परचेज, लेकिन इसको हम स्टॉक लिख कर डायरेक्टली क्रेडिट साइड भी दिखा देंगे, ठीक। तो 2,000 दिखा देंगे क्रेडिट साइड। और क्या है, लॉस्ट बाई फायर एक्सपेंस है तो 2,000 डेबिट साइड भी, प्लस 1500 हमें उससे क्लेम भी मिल गया है। 2,000 का लॉस हुआ, 1500 का क्लेम्स भी, यानी कि हमें एक्सपेंस अभी भी कितना का हुआ? 500 का। तो देखिए, ये जो लॉस है वो 500 दिखा रहा है, ब्लर हो गया, 500 है ये लॉस जो हम अभी वो बात कर रहे थे। तो 500 ये हो गया, क्यों? क्योंकि 1500 रिसीव हो गया और 2,000 का लॉस हो गया। तो 2,000 का लॉस हो गया तो 500 तो हमें रिसीव हो ही गया है, ठीक है। तो एक्चुअल लॉस 500 ही हुआ ना। अब 2,000 का सामान था, 1500 रिसीव हो गया, तो एक्चुअल लॉस 500 का। लेकिन कितने का स्टॉक था? स्टॉक तो भाई 2,000 का था तुम्हारा, तो 2,000 का दिखा दी। वो ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक जो था वो ट्रायल बैलेंस में गिवन था, तो हम जानते हैं कि उसको हम 2 ही जगह दिखाते हैं। एक तो ट्रेडिंग PL में, ठीक है, ट्रेडिंग में सिर्फ बाई क्लोजिंग स्टॉक करके 18,790, और एक बैलेंस शीट में जो कि दिखा दिए हैं। अब देखिए, वेजेज भी था 850 जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस है, और कैरेज इनवर्ड जो भी डायरेक्ट। तो टोटल सब चेक करने के बाद जो आया आपका वो आया 49,240, 49,240। और वैसे ही PL में इसका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आया, उस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ भेज दिए। कैरेज, आउटवर्ड, रेंट सब कुछ निकाल कर प्रोविजन फॉर बैड डेट, पहले बैड डेट 600 का था तो डेटर में से 600 घटा दिया, जितना अमाउंट बचा उस पर प्रोविजन 5% लगा दिए, यानी कि 44 लगा दिए तो 220 आया। स्टॉक ये वही जो 500 जो क्लेम हुआ था, 1500 2,000 का सामान लॉस हुआ था, तो कितना का अब लॉस रह गया? 500 का लॉस रह गया। अब देखिए, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर गिवन है 10% ऑन 1500 तो 150। ट्रेडिंग PL हो गया। बैलेंस शीट में देखिए, ये तो कैपिटल हम जान रहे हैं, कैपिटल अमाउंट गिवन है, कैपिटल लिख दें 16,000, और नेट प्रॉफिट जो आया अभी पीछे ट्रेड PL से वो, और ड्राइंग भी गिवन है ट्रायल बैलेंस में 3305, तो 26,240।
वहीं क्रेडिटर 2200 का है और आउटस्टैंडिंग रेंट 150 जो कि एडजस्टमेंट में साफ लिखा हो, वो जो है वो ट्रायल बैलेंस में गिवन है। तो आप कहेंगे कि आउटस्टैंडिंग रेंट को आप पीएल में क्यों नहीं दिखा? देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट को आप पीएल में दिखाएं तो मैच तो कर जाएगा अकाउंट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा जो है ना वो एक ही जगह रिकॉर्ड होता है। इसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे लाइबिलिटी साइड, ये इनकम है, रेंट क्या है एक्सपेंस, एक्सपेंस ड्यू जो होता है वो लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी साइड लिख दिए। ओके, अब देखिए अब ये साफ गिवन था कि फर्नीचर आपको डिप्रिसिएशन लगाना है, 10% डिप्रिसिएशन लगा दिए, 1500 का था। डिपॉजिट विद एक्स इतना है, क्लोजिंग स्टॉक इतना है जो 18,790 आउटसाइड दिया हुआ था। और देखिए डेटर है जिसमें हमारा बैड डेट हो गया 600 और बाकी बचा उस पर 220 का प्रोविज़न लगा दिए, तो 4180 बचा। इंश्योरेंस रिसीवेबल जो हमारा था, जो क्लेम हुआ था 2000 का लॉस में, वो 1500 हुआ था और कैश गिवन है 1370। तो टोटल बैलेंस शीट आ रहा है 28,590, 28,590। अब देखिए P&L अप्रोप्रिएशन, बी के सैलरी जो है 3000 इंक्लूडेड नहीं है, तो 3000 हम सैलरी इंक्लूड करके 73,000 कर दिए, 70,000 गिवन था तो ठीक। और अब देखते हैं कि प्रॉफिट में क्या क्या होता है। 3000 तो बी को सैलरी देना है, वो दिखा दी। अब देखिए नेट प्रॉफिट हम 70,000 क्यों नहीं दिखाएं? क्योंकि वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि आफ्टर चार्जिंग बी का सैलरी जो है वो 70,000 है, तो बिफोर चार्जिंग बी का सैलरी कितना हुआ होगा? 73,000 हुआ होगा, ठीक। और वहीं पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो कैपिटल इनका गिवन है 50,000 40,000 ए और बी का, और दोनों जो है उन पर कैपिटल मिलता है 5%, तो 5% कैपिटल IOC निकाल दिए उन पर, तो कितना आया 4500, एक का 2500, 5,000 पे 5%, अब एक इस पे 5% 40,000 पे। अब देखिए क्या कहता है कि जो आपका प्रॉफिट बचेगा आपका कितना, लगभग 65,500 आपका बचेगा। तो उतना आपका बचेगा, तो उसमें कह रहा है कि आपको रिजर्व भी बना देना है उसी में से 10%, तो 65,500 में से हम 10% का हम रिजर्व क्रिएट किए तो 6550 आया, और बाकी जो बचा घटाने के बाद 58,950 उसको हम इक्वल रेशियो में दोनों को बांट दिए। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट पहले देखिए, दोनों बनाना है, करंट और कैपिटल। तो करंट तो चेंजेज उसमें होते हैं जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि इसमें नहीं होता। बैलेंस BD लिखिए, दोनों का कैपिटल, खत्म बात, कहीं भी कुछ भी नहीं लिखना। सेम अमाउंट यहाँ भी, सेम अमाउंट यहाँ भी, 50,000 40,000, 50,000 40,000, खत्म हो गया। अब पार्टनर्स करेंट अकाउंट देखिए कैसे बनेगा। बैलेंस दिया हुआ है, ए का तो पॉजिटिव दिया हुआ है कि हाँ उसका बैलेंस CD 10,000 है, लिख दिए, लेकिन बी का कह रहा है कि भाई 3,000 उसका बैलेंस है, लेकिन वो डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस दिखा दिए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिला वो यहाँ पे, प्रॉफिट जो मिला वो, बी को सैलरी जो मिलना था वो, और ड्राइंग वो दोनों ने जो किया था कि 2,000 इंटरेस्ट के बारे में कोई बात नहीं है तो नहीं देंगे, और फिर हम बैलेंसिंग फिगर निकाल दिए। बस इतनी सी ही बात थी पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। अब देखिए कह रहा है कि गुडविल आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो पहला जो मेथड था इसका वो कैपिटल मेथड था, तो ठीक है। एवरेज कैपिटल का हम मेथड लगाते हैं कि एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो इससे कैपिटल आ जाएगा, टोटल कैपिटल। तो 3 लाख जो एवरेज प्रॉफिट था गिवन है, 3 लाख का 100/20 किए तो उतना किए तो आपका आया 15 लाख, ठीक है, टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल जब 15 लाख आ गया तो आपका बाकी कैपिटल कितने थे? देखिए 6 लाख तो गिवन है और 4 लाख गिवन है, तो 6 लाख 4 लाख घटा देंगे, तो यानी कि 6 लाख घटाएंगे और 4 लाख यानी कि 10 लाख टोटल माइनस करेंगे तो 5 लाख का गुडविल बचेगा, यही बचेगा ना 5 लाख का गुडविल, बस खत्म। कैपिटल मेथड यही ना कि एवरेज को कैपिटलाइज कीजिए, कैपिटलाइज के लिए आपको 100 ऊपर लिखना होगा। अगर आप ऊपर लिख देंगे 20/100 कर देंगे 100/20 की जगह, तो क्या हो जाएगा आपका ये वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो कम जब ज़्यादा हो जाएगा तो कैपिटल वैल्यू हमेशा रिवर्स निकलता है, जैसे पार्टनरशिप में पढ़े थे तो वैसे ही किए, तो टोटल आया 15 लाख, टोटल में से बाकी के हम कैपिटल माइनस किए तो बचा 5 लाख, ये गुडविल। दूसरा कह रहा है कि सुपर प्रॉफिट से, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है AP माइनस NP। AP तो 3 लाख दिया हुआ है, लेकिन NP कैसे निकलेगा? तो NP निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाई 100, 10 लाख इंटू 20/100, तो कितना आया 2 लाख। तो ये है 3 लाख AP और NP है 2 लाख, तो AP माइनस NP बराबर 1 लाख, तो SP कितना आएगा? 1 लाख आएगा। जब SP 1 लाख आ जाएगा तो इससे गुडविल, तो गुडविल नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुना कर दीजिए, NYP जो 3 दिया हुआ है यानी कि 3 लाख, खत्म। अगला देखिए, अगला था एडमिशन एंड रिटायरमेंट से। देखिए इसमें थोड़ा सा मीन्स प्रिंट था कि ओल्ड रेशियो ये तो 10/6/4 ठीक है, B रिटायर हो गया तो A और C सिर्फ बचा, उसी में कह रहा कि F आया और 2/1 से आया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पे B दे दिया था, तो थोड़ा सा दिक्कत है। जो मर गया वो कैसे यहाँ पे शेयर ले सकता है? ACF है, B मर गया, पहले B मरा
सॉरी रिटायर हुआ, तो रिटायर हुआ बी, तो क्या बचा ए सी। अब देखिए ए सी एफ आ गया, एफ अब फिर से उसके जगह पे आ गया, तो 2:1 दिया हुआ है न्यू रेशियो। और ये भी दिया हुआ है कि 6 लाख टोटल इसके कैपिटल है, तो 6 लाख को अब डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, तो 6 लाख में कीजिए इन दोनों को, तो कितना हो जाएगा 240, 240, 120 हो जाएगा 6 लाख। ओके, अब देखिए गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालें, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो किए, तो ए का न्यू इतना था और ओल्ड इतना था। वहीं बी का देखें तो बी का भाई क्या कोई न्यू रेशियो होगा नहीं, वो तो रिटायर हो गया, तो 0, 0 माइनस 3/10, यानी कि वो भी ऐसे इतना सेक्रीफाइस किया। वैसे ही सी का अगर देखें तो माइनस की इसका जो न्यू रेशियो था ओल्ड रेशियो माइनस किए 2/10। वैसे ही नीचे भी 1/5 जो कि न्यू रेशियो है एफ का, और ओल्ड रेशियो कुछ है नहीं, तो इसको 0 माइनस किए तो 2/10। तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमें मिल गया, ये दोनों सेक्रीफाइसिंग है 1:3 में, और ये हमने 1:1 में गेनिंग पार्टनर, ठीक है, सी और एफ। तो देखिए गुडविल जो 3 लाख का था, तो जो ये दोनों हैं गेनिंग पार्टनर, ये दोनों का बेंच सेट करेंगे। 3 लाख का 2/10 निकालो, तो 3×12 यानी कि 1,20,000, तो यानी कि 60,000 दोनों को देना है, और कितने 1:3 में, यानी कि एक को देना है 30,000 और एक को 90,000, तो 1,20,000 बढ़ जाएगा। ओके, और न्यू कैपिटल की बात जो मैं कर रहा था कि 6 लाख दिया हुआ है, 6 लाख को 2:1 में बांट देना है, 240, 120 के, और जो बचेगा फिर पैसा वो उनके पास, या और कुछ नहीं बचेगा तो वो लोग लाएंगे। देखते हैं, ये देखिए पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए, बिल्डिंग और मशीनरी पे जो है वो डिप्रिसिएशन लगा है 10,800 का, और फिर प्रोविज़न क्रिएट किया गया है किस पे, डेटर पे। और देखिए इन्वेस्टमेंट जो था, इन्वेस्टमेंट 36,000 का 45,000 में बिक गया, 9,000 प्रॉफिट हो गया। कौन खरीदा, बी जो कि रिटायरिंग पार्टनर है। और जो लॉस बचा उसको तीनों में हम बांट दिए, इतना 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 में 532 या फिर 10:6:4 कर सकते हैं, जो कि ओल्ड रेशियो था वही है। पार्टनर्स कैपिटल बांट दिए, बैलेंस बी डी गिवन है। रिजर्व जो वहाँ पे गिवन था, देखिए 300 नहीं समझिए, इस पर 00 है। ये क्या है, ये 30,000 है, यहाँ पे देखिए 00 लिख दिए हैं। ये 30,000 है, ये 18 गुडविल जो कि 30,000 इसको मिलना था, और 90,000 इसको, और किसको किसको से तो 60,000 सी से और 60,000 एफ से, इन दोनों गेनिंग थे। अब देखिए क्या है कि जब एफ आया तो वो पैसा लेकर आया नहीं होगा, और जब पैसा लेकर आया नहीं होगा तो उसे और लाना होगा। तो देखिए ये जो है बैलेंस शीट, ये 600 क्यों आया, यहाँ गुडविल जो था ना, जो जिसको जितना ये गेन किया है शेयर, तो गुडविल तो ये एडजस्ट करेगा, सामने वाले को देगा रिटायरिंग को, तो इसको उसको ये दिया था 60,000 और ये भी दिया था 60,000, 00 हिडन है ऊपर देखिए। और देखिए क्या है कि रिवैल्यूएशन पर जो लॉस हुआ, तो रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कितना 91,200, 00 दे देकर 00 समझ लीजिए, इतना इतना हो गया। अब गुडविल जो अमाउंट देना था वो भी दे दिया। आप कह रहे हैं कि उस लोन दे देना, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके लोन में ट्रांसफ़र कर देना उसका पैसा, तो ट्रांसफ़र कर दिए हैं, कोई बात नहीं। तो और ये दोनों का बैलेंस शीट ही बच गया, ये दोनों का बैलेंस शीट ही बचेगा ना, वैसे इसका भी बैलेंस शीट ही बचेगा, लेकिन क्योंकि ये जो है वो डेबिट साइड में पहले से है, तो इसका जो बैलेंस बचेगा वो क्रेडिट साइड तक दिखेगा, तो ये इसका बच गया 600। अब देखिए इसी को डेबिट और क्रेडिट के साइड ले जाते हैं, आगे क्या होता है बैलेंस बीडी, ये देखिए इतना और इतना 2 0 डालना भूलिएगा नहीं, और बैलेंस बीडी जो सीडी था वो बीडी, ये डेबिट साइड आ गया। अब कह रहा है कि इन सबको 2,40,000 से कंपेयर, तो 2,40,000 से कंपेयर किया, 2,40,000 से कंपेयर किया 1200 से इसको, तो इसको तो 1200 से करेंगे तो ये तो आउ बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 1800, 1800 पे 00 यानी कि 1,80,000। वैसे ही ये जो 2400 है और ऊपर जो था वो 2028 दिख रहा था, यानी 312, 3,12,000 और पैसे चाहिए, तो और पैसे लाया, वही 55.2 जो उसका दिख रहा था, और जो न्यू आया वो 2400, यानी कि इसको और भी लाना था 2344.8, और अब तब ये होता 2400, और ये तो 1800 लाएगा ही लाएगा। तो ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे देखिए क्या है बैलेंस शीट। तो देखिए भाई कैपिटल गिवन था, तो तीनों का जो कैपिटल था 6 लाख, वो तो गिवन था कि न्यू कैपिटल क्या होगा, तो 6 लाख न्यू कैपिटल। वहीं लॉन्ग टर्म डेप्ट जो है वो 9 लाख का है, और ट्रेड पेबल 5,10,000 का, प्लस क्यू का जो लोन जो अभी हम बनाए पार्टनर कैपिटल में 68,280, और सामने देखिए लैंड बिल्डिंग, और बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन घटाइए जो है कितना 10%, वो घटा दिए। प्लांट मशीनरी से हम उसका डिप्रिसिएशन हटा दिए, और क्या किए हैं, हाँ डेटर में से प्रोविज़न घटा दिए,
और फर्नीचर जो था वो दिखाएं और इन्वेंट्री जो था वो प्लस कैश, जो कैश गिवन है वो जोड़ने के बाद बैलेंस शीट मैच्ड। और बैंक अकाउंट फिर हम प्रिपेयर किए हैं कि तीनों में लाएगा कितना भाई, 31/2 मतलब जितना भी लाए वो कितना हो रहा है 4,45,680। तो 4,45,680 टोटल इनका जो अमाउंट वो लोग लाएंगे। लाना तो मतलब एक्चुअल एडजस्टमेंट में 6 लाख हुआ, लेकिन पहले से भी उन लोगों का कुछ अमाउंट था कुछ पार्टनर का, तो इसके कारण ये 4,45,680 लाएंगे। और बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो 1,32,000 गिवन है पहले से ही कि ओवरड्राफ्ट है। अब उसी में से बैलेंस शीट जो 3,13,680 आएगा वो भाई अब जाएगा आगे। आगे गया होगा यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट क्यों नहीं दिखाएं। बैंक ओवरड्राफ्ट इसलिए नहीं दिखाएं क्योंकि उसको हमें बैंक अकाउंट में जो था राइट ऑफ करना होगा। हम दिखा भी सकते थे और बैंक अकाउंट में इसको राइट ऑफ नहीं करते, लेकिन अच्छा लगता है बैंक से रिलेटेड कोई भी टर्म है तो उसको बैंक अकाउंट में अलग दिखा दीजिए। तो यहाँ से छोड़कर मैं यहाँ पे दिखा दिया बैंक ओवरड्राफ्ट को, ठीक है, क्रेडिट साइड। आगे देखते हैं, ये देखिए ये एनपीओ का क्वेश्चन था। तो सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे। ये देखिए सब्सक्रिप्शन का 12,000 था और प्रीवियस ईयर का जो था वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 900 और एडवांस करंट ईयर का 350। तो इन दोनों का एंट्री करंट जो बैलेंस शीट है उन दोनों में होगा। इसको दिखाएंगे एसेट साइड, इसको लाइबिलिटी साइड। वैसे इन्वेस्टमेंट जो था इसको भी देख लीजिए, आप समझ लीजिए, वो 6,000 का था और 8% जो था वो 5 महीने के लिए इस पर एक्रूड था, ठीक है। एक्रूड निकाल दिए, 200 एक्रूड था, यानी कि टोटल 6200 इन्वेस्टमेंट है। इसको हम दिखाएंगे एसेट साइड। तो बस इतनी सी मेन थी। अब देखिए, अब कह रहा है कि जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो सब कुछ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए पहला सैलरी, हम इनकम एक्सपेंडिचर में देखते हैं कि सैलरी, तो सैलरी 2,000 था वो दिखा दिए। रिपेयर 500 है वो, इनकम 200 था, इंश्योरेंस 200 था सॉरी, और उसमें 40 आउटस्टैंडिंग है। तो 40 आउटस्टैंडिंग है तो जोड़ दिए तो 240 हो गया। और आउटस्टैंडिंग जाएगा कहाँ, वो जाएगा भाई बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में वो आएगा आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस 40। वैसे देखिए बार बार पेजेस पे लिखने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, तो डायरेक्टली हम आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं, आप समझ जाइएगा अच्छे से और समझ में आ भी रहा होगा। मिसलेनियस एक्सपेंस है जिसमें से हम एडवांस दे दिए 90, तो ये कहाँ जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड। एडवांस एक्सपेंस हमारा एसेट होता है, ठीक है। स्टेशनरी 150 है और ड्रामा एक्सपेंस 500। और इनकम में क्या है कि हमें सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है वो है, हमें डोनेशन जो है वो 50% 5,000 का कैपिटलाइज कर देना है, तो 50% बचा है अभी भी, तो वो 2,500। इंटरेस्ट भी 1,000 है। इंटरेस्ट रिसीव्ड वो 500 और 200 जो एक्रूड हुआ है अभी हमें मिला नहीं है इन्वेस्टमेंट पे, वो दो दिखा दिए, 700 हो गया। सेल ऑफ न्यूज़पेपर 150 और सेल ऑफ ड्रामा टिकट 1,050। तो सब कुछ करने के बाद हमारा 14,150 जो है वो बचता है सरप्लस, ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंस शीट की बात किया जाए तो देखिए, अब आप सोचेंगे, नीचे देखेंगे आप एडजस्टमेंट में, तो वहाँ पे लिखा हुआ था, ये भी समझने की बात है कि 31 मार्च 2020 को स्टार्टिंग में ही एक खरीदा गया है स्नूकर टेबल जिसका कीमत है 30,000। तो लिख दिए एसेट्स, उस ईयर के लिए तो हमारा ये एसेट ही होगा ना, तो एसेट साइड लिख दी। वहीं पर कह रहा है कि 30,000 के खरीदे थे लेकिन दिए थे हम 22,000 ही, यानी कि हम 8,000 क्रेडिट पे लिए थे, तो 8,000 क्रेडिट पे लिखा दिए। और हमें क्या फाइंड करना है, अब ये जो कैश था, वो कैश और बैंक भी दिया हुआ था ओपनिंग का, तो बचा जो कैपिटल फंड वो 36,000, इतना ही आइटम था। तो इसको 36,000 को ले गए हम बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के नाम पे 36,000, और जो अभी इनकम एक्सपेंडिचर से हमारा आया 14,150, दोनों को जोड़ दिए। और ये देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन था करंट ईयर का 350, वो दिखा दिए। आउटस्टैंडिंग जो इंश्योरेंस था वो दिखा दिए। डोनेशन 2,500 कैपिटलाइज हुआ वो दिखा दिए। क्रेडिटर 4 स्नूकर टेबल, क्या क्रेडिटर अब बचा नहीं क्योंकि वो तो ओपनिंग का था, तो वो तो 0-0 हो जाएगा अब, ठीक है। वैसे ही देखिए फर्नीचर जो 6,000 था वो सही है। इन्वेस्टमेंट जो था 6,000, उस पर 200 एक्रूड हो गया था 8% वाला, तो 6500। सब्सक्रिप्शन जो ड्यू था वो 900। एडवांस जो हम एक्सपेंस पे कर दिए, जो एसेट हो गया वो गया 90। स्नूकर टेबल 30,000, ये कौन सा 30,000 है, वही जो वहाँ पर था, वो अभी भी ये नहीं दिया हुआ है कि आप उसको सेल की कर दिए या फिर रखे हुए हैं, तो उसको मान लेंगे कि नहीं वो मेरे पास है। तो जब वो अभी भी है तो दिखाइए, ओपनिंग में भी था तो क्लोजिंग में भी 30,000 है, तो स्नूकर टेबल 30,000। अब देखिए क्या है, कैश जो था क्लोजिंग कैश वो है, और
क्लोजिंग बैंक जो था वो है, तो सबको मैच कर दिए, तो 53,040 53,040। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए इशू ऑफ शेयर बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैं चैलेंज दे दूंगा कि नहीं पूछेगा। पहला है कि 20 रुपये एप्लीकेशन पर दिए और आप टोटल 40,000 जो था वो अप्लाई हुआ था एप्लीकेशन, तो 40,000 अप्लाई हुआ था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 40,000 @20 एप्लीकेशन अमाउंट का रिसीव हो गया। अब हम उन लोगों को शेयर कैपिटल में दे दिए, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख। वही देखिए शेयर अलॉटमेंट पे सेम @20 ही देना है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर अलॉटमेंट का कॉल हुआ, तो अलॉटमेंट कॉल का एंट्री, फिर हमें उससे अमाउंट रिसीव हुआ उसका एंट्री। वैसे ही फर्स्ट कॉल का हम ड्यू एंट्री पास किए 12 लाख @3 से, और वैसे ही अमाउंट रिसीव हो गया तो 12 लाख से। वैसे ही जो होगा वो फाइनल कॉल का भी होगा कि शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये 2 एंट्री 2 बार रिपीट करेगी, जिसे हम नहीं लिख दिए कि सेम टू क्या कि सेम फॉर फाइनल अकाउंट। ये दोनों फाइनल अकाउंट के लिए आप सेम एंट्री होगा, बस फाइनल अकाउंट लिखा जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, आई बिलीव कि बिल्कुल आएगा ही नहीं। तो जो फॉर फीचर से आता है, तो देख लेते क्वेश्चन नंबर 18 फॉर फीचर से क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन था कि 6,000 आप टोटल फॉरफिट किए हैं 600 शेयर्स, ठीक है। तो जब आप 600 शेयर्स @10 जिसको आप 10% प्रीमियम पे इशू किए थे, तो जो कि आपको मिला ही नहीं है, आपको प्रीमियम भी नहीं मिला, आपको फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला, फाइनल कॉल भी नहीं मिला, जी टोटल का कीमत 3 है और 1 प्रीमियम है। तो देखिए पहले तुम दिखाएंगे कि @10 हमारा 6,000 से कैपिटल रिड्यूस हुआ, ठीक है। अब कैपिटल रिड्यूस हो गया, उसके बाद 1% प्रीमियम भी है, तो @10 6,000 तो @1 600। वैसे ही फॉर फीचर की बात कर रहा है, तो जब @3 से रिसीव नहीं हुआ है हमें, ठीक है, कॉल और फाइनल कॉल, लेकिन इसमें एक प्रीमियम है, यानी कि @2 से रिसीव नहीं हुआ, तो @2 से रिसीव नहीं हुआ तो @2 एरियर इन फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल 1200 हो जाएगा 600 पे। वहीं जो ये प्रीमियम दिए यहाँ पे हम डेबिट किए, उसको क्रेडिट भी करेंगे, एरियर था 600 से। वहीं रिसीव कितने पे हुआ है 8 पे। क्यों रिसीव हुआ है 8 पे, यहाँ तो 3 दिख रहा है कि नहीं रिसीव किया था, यानी कि यहाँ तो 8 नहीं 7 होना चाहिए, यहाँ पे 7 नहीं होगा, क्यों यहाँ पे 8 होगा। वो जो 3 दिख रहा है ना उसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, यानी कि टोटल तो 11 पे वो किया होगा, 1 प्रीमियम पे, तो 11 पे किया होगा, तो 3 तो दे दिया, 2 हो गया कॉल का और 1 हो गया इसका जो एरियर हुआ प्रीमियम वो, और टोटल रिसिप्ट जो हुआ वो 8, तो 8 छक 48, 600 शेयर @48। वहीं पे कह रहा है कि 400 शेयर हम इशू कर दिए हैं @9, ठीक है। तो यानी कि @1 400 हम डिस्काउंट से हैं, तो 400 @1 हमारा डिस्काउंट ऑन फॉर फीचर है, और 3600 जो है हमको टोटल मिला। अब मिलना कितना चाहिए था 4,000। वैसे ही 100 और इशू किया था, जो 10 पे करना चाहिए था उसको 11 पे कर दिया, यानी प्रॉफिट पे किया। तो देखिए 1100 तो उसको मिला, 11 × 100 शेयर जो वो किसी और को दिया, तो 1100 और 1,000 जो मिलना चाहिए था एक्चुअल में @10 ही मिलना चाहिए था, लेकिन 1,000 का प्रॉफिट मिला उसको। तो टू शेयर फॉर फीचर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख सकते हैं आप, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, SPR लिख देंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन वहीं कहता है कि अब देखिए दोनों में से प्रॉफिट हुआ है या लॉस, टोटल फॉर फीचर का वो कितना हुआ। तो देखिए 400 @8 तो वो दे दिया होगा, 6,000 जो टोटल इशू हुआ, तो एक तो 400 है और एक जो था वो 100 वाला का दिखा रहा है। तो 400 वाला का पहले देखिए 400 @8 जो फॉर फीचर ऊपर दिखा रहा था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था 600 @8 4800 क्यों, और ये 2 कॉल का और ये एक प्रीमियम का 3, और ये कितना हो जाता है फिर 8, एक प्रीमियम है तो टोटल 11, ठीक है। तो वैसे ही देखिए @8 तो वो फॉरफिट किया है लड़का जिसको 400 हम इशू किए थे, तो @8 यानी कि 3200 वो उसका फॉर फीचर में है अभी भी। तो और डिस्काउंट कितना दिए हैं, तो 400 @1 तो माइनस कर दिए, यानी कि टोटल 2800 अभी प्रॉफिट है इस पर। और दूसरे पे तो हम डिस्काउंट पे इशू ही नहीं किए, तो जितना हमारा ऊपर गया उतना तो हमारा सीधे प्रॉफिट हो गया, यानी कि 100 @8 से जो हम फॉरफिट किए होंगे, अब तो वो उसमें से 1 भी रुपये कम होगा नहीं। क्यों नहीं कम होगा, क्योंकि फेस वैल्यू जो था और हम प्रॉफिट पे उसको भेजे थे, तो जब हम सेल किए थे प्रॉफिट पे और कर दिए, तो हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा वो तो सेम रह जाएगा 800 भी, कोई डिस्काउंट दिए ही नहीं है। तो 800 या 2800 है कितना 3600, तो लिख दिए कि शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3600। आई होप समझ में आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 में, यहाँ पे क्या हुआ है कि परचेज किया है कौन, एक XY लिमिटेड कंपनी है, वो परचेज किया है एसेट्स 4,50,000 का और 60,000 का
लाइबिलिटीज किसके लिए, परचेज कंसिडरेशन 4,40,000 के, 4,40,000 के लिए वो परचेज किया है, ठीक है। तो 4,40,000 परचेज अकाउंट डेबिट हिमालयन लिमिटेड से वो किया है, तो हिमालयन लिमिटेड। अब इसके लिए वो क्या क्या किया है देखिए, एसेट परचेज भी कर लिया उसका 4,50,000 का, तो 4,50,000 का एसेट परचेज किया टू हिमालयन, कितना उसका उसको देना था 4,40,000, और लाइबिलिटी कितना वो परचेज कर लिया 60,000। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 लाख, और ये कितना है 4,50,000। तो 50,000 जो डिफरेंस आएगा बैलेंसिंग फिगर वो गुडविल हो जाएगा डेबिट साइड। अगर नीचे अगर आता कि अगर क्रेडिट साइड तो उसको हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो गुडविल आ जा रहा है। देखिए परचेज हम किए, उसका एसेट परचेज किए, लाइबिलिटी परचेज किए, किसके बदले में 4,40,000 के बदले में, लेकिन देख रहे हैं कि हमारा डेबिट साइड कम हो रहा है, तो 50,000 गुडविल। अब देखिए उसको हम इशू किए हैं 4,40,000 के बदले हम उसको इशू किए हैं डिबेंचर, तो सोचिए 10% हम प्रीमियम पे उसको इशू किए। तो अब बताइए 4,40,000 हमको टोटल देना था, 100% फेस वैल्यू है और 10 हमारा प्रीमियम यानी कि 110, तो 4,40,000 बटा 110 यानी 4,000 टोटल हम डिबेंचर इशू किए। तो 4,000 डिबेंचर हम इशू किए और 10 प्रीमियम पे, तो 4,000 @ 10 40,000 तो हमारा प्रीमियम, 4 लाख जो हमारा एक्चुअल में डिबेंचर्स होना चाहिए डिबेंचर कैपिटल, और टोटल उसको दिए 4,40,000 हो गया। ये आगे देखिए क्या आ रहा है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 3,000 और जो डिबेंचर था वो इशू हुआ है 3,030 के रेट से। तो सिंपल सा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 90,000 और डिबेंचर एप्लीकेशन से सीधे डिबेंचर अकाउंट में चला गया। वो बात थी एप्लीकेशन की। अब देखिए अलॉटमेंट में क्या होता है कि अलॉटमेंट में वो 10% जो था वो रिडीमेबल डिस्काउंट पे है और 5% जो प्रीमियम पे, तो 10 5 15, और टोटल कितना है इसका 3,000 शेयर, तो 10 5 15 15 3 45,000 का ये लॉस बियर कर रहा है। टोटल 3,000 है और जो हमारा अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट अमाउंट, वो तो उस पर हमको लॉस दिखाना है। कितना लॉस दिखाना है, वो है @30। तो उस पर जब हम लॉस दिखा रहे हैं @30 तो हमारा एप्लीकेशन पे था, और बाकी जो बचा वो हमारा क्या था, वो हमारा अलॉटमेंट था। हमारा अलॉटमेंट कितना बचा @30 तो हम दिखा दिए किस पे, @30 हम दिखा दिए एप्लीकेशन पे पीछे, 3,000 का @30 तो 90,000। लेकिन बाकी जो 7 से था यानी कि 70 100 जो फेस वैल्यू है उसका, तो 70 × 3,000 कितना हो जाएगा 2,10,000। तो 2,10,000 आया जो हमारा, वो डिबेंचर के हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है जो कैपिटल की तरह जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जैसे क्रेडिट होता है वैसे डिबेंचर में क्रेडिट होगा 2,10,000। लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि जो 3,000 हमारा शेयर्स है उस पर @10 प्रीमियम है जो कि अभी हमको दिखाना है, और उस पर जो है वो 5 डिस्काउंट है, @10 डिस्काउंट है और @5 प्रीमियम है, तो यानी कि @15 है 3,000 पे, तो 45,000 दिखा दिए। और प्रीमियम जो था वो 15,000 है, हम लोग जान रहे हैं क्यों, 3,000 @5 तो कितना हो जाएगा 15,000। और इन सब को देख रहे हैं कि घटाने के, इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 2,35,000। अब 2,35,000 आ रहा है तो 2,35,000 में से 45,000 घटाएंगे तो 1,80,000 हो गया। अब देखिए लॉस, ये तो डिबेंचर अलॉटमेंट अलॉट करना है, उसमें हम लॉस को हम टोटल कंसीडर कर लिए, जो भी 5% जो था वो मान लीजिए कि इस पे था डिस्काउंट था 10% और 5% जो था वो आपका प्रीमियम, तो 15 टोटल, तो 15 × 3,000 तो 45,000। और आगे देखिए अब तो हमें बैंक से मिल जाएगा, तो बैंक से हमें कितना मिलेगा, देखिए डिबेंचर अलॉटमेंट तो हम किए हैं डिस्काउंट और प्रीमियम पे, तो 1,80,000 हमारा बच रहा था अलॉटमेंट का, तो 1,80,000 हमें मिलेगा। तो बैंक ऑफ डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 1,80,000। वहीं हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, तो 45,000 का। क्यों, ये देखिए डिस्काउंट किया है @10 से, तो 3,000 @10 3,000, और प्रीमियम 5 का, तो 3,000 @5 15 45,000। तो P&L अकाउंट को डेबिट कर देंगे, उसको हम घटा देंगे, 45,000 का हमारा और लॉस है, और किसके कारण से है, तो इशू ऑफ डिबेंचर के कारण से। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि थ्योरी वाला है। देखिए थ्योरी वाला है, व्हाट इज नोटिंग चार्ज, पहला क्वेश्चन। तो नोटिंग चार्ज सिंपल सी समझिए, जब ड्रॉवी जो होता है वो पे नहीं कर पाता सही टाइम पे कोई भी अमाउंट, या फिर अगर बिल जो है वो डिजॉनर हो जाता है तो उसे नोटिंग चार्ज देना पड़ता है। जनरली अगर बिल जो है वो अगर बैंक में प्रेजेंट किया और किसी कारण से अगर बिल एक्सेप्ट नहीं हुआ, ड्रॉवी भी उसको प्रेजेंट कर सकता है
ड्रॉवर भी उसको प्रेजेंट कर सकता है। सॉरी, अगर ड्रॉवर उसको जाता है ड्यू डेट पे कि प्रेजेंट कर दीजिए, हमें पेमेंट लेना है, ड्रॉवी हमें बिल लिखा था, और अगर किसी कारण से, किसी गलतियों के कारण अगर उसे डिले होता है, उसे पैसे नहीं मिलते हैं, तो कुछ लॉसेज जो है वो ड्रॉवर को पे करना पड़ता है बैंक को, बैंक तो छोड़ेगा नहीं। तो उसी को कहते हैं नोटिंग चार्ज, जो कि ड्रॉवी पे करेगा बाद में ड्रॉवर को। यानी कि जो भी एक्सपेंसेज होती है डिजॉनर के कारण या फिर इनसुफिशियंट बैलेंस जो भी होता है कारण, उसके कारण तो ड्रॉवी जो है वो पैसा देता है, उसे कहते हैं नोटिंग चार्ज। बैंक चार्ज करता है उसे, ठीक है, ये जो बाद में ड्रॉवी उससे चुका देता है। आगे देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब बताइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या हो सकता है? ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो फॉलो करना पड़ता है। स्टैंडर्ड है एएस, ये एक पाथवे है, ये एक मेथड है, एक वे है जिसके थ्रू हम जो है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। रिटायरमेंट ऑफ बिल, सिंपल से इसका भी मतलब है जब ड्रॉवी जो होता है वो पहले ही पेमेंट कर दे ड्यू डेट से, तो उसको कुछ जो है रिबेट दिया जाता है, कुछ रिलाइफ दिया जाता है, ऐसे इसी को कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। यानी कि बिल जो है उसके ड्यू डेट से पहले ही उसको कैंसिल कर देते हैं, तो उसे रिटायरमेंट ऑफ बिल कहते हैं। ओवरराइडिंग कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन है कि जब कंसाइनर कुछ कमीशन जो है वो एक्स्ट्रा दे, किसको? कंसाइनी को। किस लिए? इसलिए कि वो इसका मार्केटिंग बढ़ाए, शेयर बढ़ाए, या ज़्यादा अमाउंट में बेचे जो सामान ये भेजा है, इसके लिए। तो ये था टोटल आरटीपी 2022 जून का।